तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 के सभी टॉपिक्स को इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत लेट हो चुकी है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखें कि हम यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही फोकस करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे मेरा समझाने पे ज़्यादा फोकस रहेगा। नोट्स आप लोग को स्क्रीन पे दिख ही रही है, तो आप लोग यहाँ पे नोट्स देख लीजिएगा। टॉपिक्स जो है आप लोग को अंडरस्टैंड कराने की मेरी ज़्यादा कोशिश रहेगी, और जो एडवर्स इफेक्ट है और जो भी चीज़ें हैं वो सब आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। इतना हम लोगों ने समझा दिया है ऑलरेडी कि अब आप यहाँ पे जो भी एडवर्स इफेक्ट हैं, यूजेज हैं, वो आप लोग खुद से समझ सकते हो। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आ जाता है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब है कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, तो यूरिनरी सिस्टम में अगर कहीं भी हमारा कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये हमारा किडनी में हो सकता है, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, कहीं भी हो सकता है। अगर इन सब में कहीं भी हमारा इन्फेक्शन होता है तो इसको हम लोग यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। और ये मेनली हमारा एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, उसी की वजह से वो देखने को मिलता है। और इसमें देखिए इसमें हमारा जो है जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो हमारा ब्लैडर, यानी कि देखिए ज़्यादातर तो वैसे कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा ब्लैडर वाला एरिया आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो हमारी वुमेन है वो ज़्यादा प्रोन होती है, मतलब कि मेल के कंपेयर में वुमेन में ज़्यादा चांसेस जो देखने को मिलते हैं यूटीआईज के। अब कॉजेज की बात करें तो देखिए पुअर हाइजीन हो सकता है, अगर ज़्यादा अच्छे से हाइजीन वगैरह नहीं मेंटेन हो पा रही है। और हमारा ई कोलाई, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो सकता है। अगर मान लीजिए जिसको यूटीआई है, अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है दूसरे पार्टनर के साथ, तो उसको भी हो सकता है। यूरिनरी रिटेंशन, ज़्यादा देर तक यूरिन को रिटेन करना, ठीक है। लॉन्ग टर्म हमारा यहाँ पे कैथेटर यूज है। उसके बाद हमारा वीक इम्यून सिस्टम, हार्मोनल चेंजेस, मीनोपॉज, इन सब की वजह से हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं यूटीआईज देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे जो है यूरिनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो सकती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल हो सकती है, पेल्विक पेन, पेल्विक एरिया में पेन हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, टायर्ड फटीग फील होना, फीवर आना, अर्जेंसी, मतलब बहुत बार बार जो है यूरिन करने की अर्जेंसी, बैक पेन, ये सारे हमारे इसके कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। बाकी देखिए यूटीआई हमारे मेनली दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है एक्यूट, हो सकता है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब कि जो थोड़ा सा कम टाइम के लिए, और यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो जाता है जल्दी, और ये हमारा सडन जो है देखने को मिलता है। क्रॉनिक मतलब कि जो काफ़ी लंबे टाइम से बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिले, और ये लगभग जो है वीक्स या फिर मल्टीपल टाइम्स भी देखने को मिल सकता है। और इसमें यहाँ पे जो है इसकी कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पे अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, मतलब कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, यूरिन को डिस्चार्ज करने की अर्जेंसी बढ़ जाना, और यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मेलिटी जो है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब कि यूरिन बाहर निकालने में प्रॉब्लम होना। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग, मतलब कि यूरिन डिस्चार्ज करने के बाद भी ऐसा लगना कि अभी भी पूरी तरीके से यूरिन डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है, लगता है कि अभी भी और करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी क्रॉनिक इन्फेक्शन में देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे देखिए पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि भाई जैसे मान लीजिए हमारा जो जर्म है वो हमारा यूटीआई में एंटर हुआ, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर हुआ। उसके बाद देखिए जो भी हमारा ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा है, ये इसकी वॉल पे जाके स्टिक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपना कह सकते हो उसने अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पे बॉडी ने कह सकते हो रिएक्ट किया, WBC, भाई देखिए हमारी बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह होगा तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, WBC फाइट करने आएगा। लेकिन जब WBC फाइट करेगा तो उस फाइटिंग की वजह से क्या होगा, हमारा इन्फ्लेमेशन होगा, बर्निंग होगी, और इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से हमारा यहाँ पे कह सकते हो एक बर्न, यहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, जो कि हमारे किडनी को फर्दर यहाँ पे हार्म किया कर सकता है। तो देखिए जब स्टार्टिंग होती है तो हमारा एक्यूट होता है, और अगर यहाँ पे इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये यहाँ पे फर्दर जो है किडनी तक पहुँच सकता है ना। यहाँ पे स्टार्टिंग हो सकता है ब्लैडर से हो, लेकिन धीरे अगर किडनी तक पहुँच गया तो देखिए किडनी तक पहुँचने का मतलब है बहुत ही सीरियस और क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाए। तो किडनी तक अगर पहुंच जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सीरियस फॉर्म हमें देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोसाइडल और हमारा यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स इन सब का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें से हम लोग कुछ का ही देखेंगे जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछ ले जाते हैं और उतना सफिशिएंट रहेगा। जैसे बात करें हम लोग यहाँ पे बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट्स के बारे में, तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर लिया है कि हमारे ये वो एजेंट है जो कि बैक्टीरिया को कह सकते हो इसकी ग्रोथ को रोकते हैं, उनको किल नहीं करते, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। अब नाइट्रोफ्लोरेंटाइन की बात करें तो ये हमारा बैक्टीरियल एंजाइम्स को यहाँ पे जो है इनहिबिट करते हैं, और यहाँ पे बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है उसको यहाँ पे खत्म कर देते हैं। और बाकी इसका मेनली यूज हम लोग जो है अपने ई कोलाई बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। अब फार्माकोकाइनेटिक्स वगैरह देखिए आप लोग देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, सिंपल सा ही है। और अगर हम लोग यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट बात करें, थेरापेटिक यूजेस, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये सारे हमारे अलग अलग टाइप हैं, हमारे यूटीआई के अलग अलग टाइप हैं। जैसे पाइलोनेफ्राइटिस हमारा यहाँ पे किडनी का हो गया, ठीक है, यूरेथ्राइटिस मतलब यूरेथ्रा का होगा, प्रोस्टाइटिस मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया। तो ये सारे हमारे अलग अलग टाइप हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स की बात करें तो भाई देखिए ये हमारी वो एजेंट है जो कि पूरी तरीके से बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। यहाँ पे जो है कह सकते हो ये उनको रोकते नहीं बल्कि उनको किल ही कर देते हैं।
और इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक हमारा बहुत अच्छा हमारा हो जाता है कॉट्रीमॉक्साजोल। अब इसके बारे में हम लोगों ने सल्फोनामाइड्स में यूनिट 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ हम लोग दोबारा नहीं देखेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होती है, सल्फोमेथाक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम, और यहाँ पे कैसे काम करती है फॉलिक एसिड को रोक के। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी इसके बारे में देख रखी हैं, तो सेम ही है, आप लोगों ने वहाँ देख लीजिएगा। यूजेस की बात करें तो हमारा वही निमोनिया, यूटीआई, यही सब में हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। अब देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आप लोग समझ रहे होंगे, एड्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये हमारी एसटीडीज के अंदर ही आती हैं। बाकी देखिए, एड्स के अलावा भी बहुत सारे टाइप के एसटीडीज होती हैं, इन सभी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब ये हमारा मेनली जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ही ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, जब कोई हमारा एसटीडी से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और अगर वो किसी के साथ इंटरकोर्स कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अपने सामने वाले पार्टनर को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, और ये बहुत ही सीरियस डिजीज हो जाती है। और इसका जो है, अगर ये एड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ पे इसका फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, पेशेंट की डेथ ही होती है। आप लोग को पता होना चाहिए, पता भी होगा। और बाकी देखिए, ये हमारा जो है कह सकते हो सेक्सुअल सबसे मेजर रूट सेक्सुअल रूट ही होता है। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए अगर किसी को एसटीडी है और उसकी यूज़ की हुई नीडल्स या फिर उसका यूज़ किया उसका जो ब्लड है, अगर वो यहाँ पे किसी को जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, मान लीजिए जो फीमेल है अगर उसको एसटीडी है और वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो वहाँ पर भी हमारा ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये सारे हमारे कुछ अलग रूट भी हो सकते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये देखिए, ये जो एसटीडीज़ हैं इनके पीछे हमारा बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और ये मेनली हमारा कह सकते हो जो ओरल सेक्स होता है, वजाइनल सेक्स, एनल, मतलब ये सारे जो सेक्स होते हैं, ठीक है, तो इन सब के थ्रू हमारे यहाँ पे ट्रांसमिट हो सकता है। और टाइप्स ऑफ एसटीडीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे टाइप्स हैं, तो इसमें हम लोग यहाँ पे बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिक साइट्स टाइप्स के थ्रू देखेंगे। सबसे पहला हमारा बैक्टीरियल। अब बैक्टीरियल में देखिए अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे हमारा एक हो जाता है हमारा में क्लैमाइडिया। तो देखिए, क्लैमाइडिया में क्या होता है, क्लैमाइडिया हमारा क्लैमाइडिया ट्रैक्योमैटिस हमारा एक बैक्टीरिया होता है, इसी की वजह से कॉज होता है, और ये हमारा मेन और वुमेन दोनों में हो सकता है, और ये मेनली जो हमारा जेनिटल ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलता है। और बाकी इसके अलावा हमारा थ्रोट, आइज, रेक्टम यहाँ भी देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एसटीडीज होते हैं, ज़्यादातर एसटीडीज के ना कोई सिम्टम्स नहीं होते स्टार्टिंग में, इसीलिए लोगों को बहुत ही लेट स्टेज में पता चलता है, जब तक बहुत यहाँ पे लेट हो चुकी होती है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा बहुत सिम्टम्स होते हैं, तो वहाँ पे जेनिटल से एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है, और बर्निंग हो सकती है यूरिनेशन के टाइम पे, और यूरिन करते समय यूरिनेशन के टाइम पे यहाँ पे पेन भी हो सकता है। तो ये सारे हमारे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा गोनोरिया आ जाता है, जो कि हमारा नेसेरिया गोनोरिया हमारा एक बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू कॉज होता है, और ये भी हमारा लगभग सेम ही है, दोनों जेंडर को कॉज कर सकता है। वैसे तो जेनिटल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, लेकिन हमारा थ्रोट, आई, रेक्टम को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारा लगभग जो है एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब इसके भी सिम्टम्स स्टार्टिंग में नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे होते हैं तो यहाँ पे देखिए वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ सकता है, पेनफुल यूरिनेशन, पेल्विक पेन, डिस्चार्ज यूरिनेशन, समटाइम्स स्वेलन और पेनफुल टेस्टिकल्स। तो टेस्टिस जो है जो मेल्स के अंदर होते हैं, तो वो भी यहाँ पे पेनफुल हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। बाकी हम लोग बात करें सिफिलिस के बारे में, तो देखिए सिफिलिस भी हमारा एक टाइप का एसटीडी होता है, जो कि हमारा ट्राइपेनोमिया पैलिडियम बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है। और ये भी हमारा देखिए, ये हमारा बहुत ही अलग अलग स्टेज में प्रोग्रेस करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट। लेटेंट मतलब कि कह सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा सा इनएक्टिव स्टेज में होता है, लेकिन ये फर्दर यहाँ पे एक्टिव हो सकता है। और उसके बाद हमारा टर्शरी स्टेज, और ये सारे हमारे सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं अगर यहाँ पे इनको ट्रीट नहीं किया गया। और सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा सिम्टम्स में देखिए यहाँ पे पेनलेस सोर, मतलब कि सोर मतलब कि जैसे घाव होता है, तो घाव होगा लेकिन यहाँ पे पेन नहीं होगा, या फिर अल्सर वगैरह भी हो सकता है। और इसके अलावा हमारा जो हमारा इन्फेक्शन है, ठीक है, वो हमारा मेनली जो है जेनिटल, एनल या फिर ओरल एरिया में देखने को मिलता है। फीवर भी देखने को मिल सकता है, हमारा लिम्फ नोड्स स्वेलन हो सकते हैं, हमारा थ्रोट में सोर हो सकते हैं, और हमारा यहाँ पे ऑर्गन इशूज भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवास्कुलर ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है टर्शरी स्टेज में। तो ये सारे हमारे यहाँ पे कह सकते हो कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ना बात करें हम लोग यहाँ पे वायरल एसटीडीज के बारे में, यानी कि ये वो एसटीडीज हैं जो कि हमारा वायरस के थ्रू होती हैं। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे मोस्ट कॉमन आ जाता है एचआईवी एड्स, सबसे मोस्ट कॉमन, सबसे मोस्ट डेंजरस। तो ये हमारा जो है इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। देखिए एचआईवी में क्या होता है, एचआईवी एड्स में होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम है भाई, वो हमारा बहुत ही वीक हो जाता है। तो इसमें आप ऐसा समझिए कि एचआईवी एड्स की वजह से इंसान कम मरता है, लेकिन अगर उसको एचआईवी एड्स हो रखा है, उसको कोई और प्रॉब्लम होती है, तो उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी किसी और प्रॉब्लम से लड़ नहीं पाता, और यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है, और या फिर मतलब कि बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम बहुत ही सीवियरली वीकेंड हो जाता है, बिल्कुल भी काम का नहीं रहता है धीरे धीरे। और फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है हेरपिस। तो देखिए, जो हमारा हेरपिस सिम्प्लेक्स वायरस है, तो ये भी हमारा दो टाइप के होते हैं, एक होता है HSV1, एक होता है HSV2। तो ये हमारा जो HSV1 हमारा बेसिकली जो ओरल सोर्स होते हैं, ठीक है, हमारे माउथ में घाव वगैरह होता है, वहाँ कॉज करता है। और HSV2 हमारा जेनिटल सोर्स कॉज करता है। और HPV की बात करें तो हमारा एक और भी होता है ह्यूमन पैपिलोमावायरस।
तो ये भी हमारा देखिए, अभी हमारे ग्रुप ऑफ वायरस होते हैं जो कि हमारे जेनाइटल वॉर्ड्स। देखिए जेनाइटल वॉर्ड्स का मतलब है कि वॉर्ड्स का मतलब आप ऐसे समझिए कि देखिए वॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे 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 मस्से से होता है। आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत पता हो तो ये हमारा जेनाइटल वॉर्ड्स कॉज कर सकता है और हमारा कैंसर वगैरह में से भी थोड़ा बहुत एसोसिएट होता है। और उसके बाद पैरासाइटिक की बात करें तो ये देखिए, ये हमारी वो स्टडीज है जो कि पैरासाइट्स के थ्रू होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ट्राइकोमोनियासिस, तो ये हमारा एक जो है टाइप होता है पैरासाइटिक स्टडी का। तो ये हमारा ट्राइकोमोनस वेजिनालिस के थ्रू होता है और ये हमारा बेसिकली जो है फीमेल्स की वजाइना को इन्फेक्ट करता है, जहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह कॉज कर सकता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रीटमेंट में हमारा बैक्टीरियल स्टेज में, भाई देखिए सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया में हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे, वायरल में हम लोग यहाँ पे एंटीवायरल एजेंट्स का यूज़ करेंगे और पैरासाइटिक में हम लोग यहाँ पे जो है अपने एंटी पैरासाइट्स मेडिकेशंस का यूज़ करेंगे। अब ये सभी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं। एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी पैरासाइटिक की बात करें तो जो हमारा कह सकते हो एंथलमेंटिक्स था, उसके अंदर जो भी मेडिकेशन थी वो सारी हमारी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। तो अगर मान लीजिए आप लोग को और डिटेल में जाना है तो आप लोग यहाँ पे किसी के बारे में लिख सकते हो। जैसे देखिए मैं बैक्टीरिया में आप लोग टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन सब तो आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग लिख लीजिए उनके बारे में। एंटीवायरल में आप लोग यहाँ पे एंटी रेट्रोवायरल और एंटी नॉन रेट्रोवायरल, ठीक है। तो यहाँ पे उन सभी के बारे में आप लोग लिख सकते हो। यूनिट 3 में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देख लिया है। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इम्यूनोफार्माकोलॉजी। अब देखिए इम्यूनोफार्माकोलॉजी की बात करें तो इसमें देखिए ये हमारी स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है जिसमें हम लोग यहाँ पे कह सकते हो जो भी हमारी ड्रग्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे अफेक्ट करती हैं उस पर हम लोग फोकस करते हैं। बाकी देखिए ये हमारे देखिए इसमें हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को या तो बढ़ाती हैं या तो सप्रेस करती हैं, तो उसको कम कर देती हैं उसके रिस्पॉन्स को। तो देखिए इस तरीके से हमारे दो टाइप के हो जाते हैं, एक हमारा इम्यूनो स्टिमुलेंट्स, एक हो जाता है इम्यूनो सप्रेसेंट्स। अब देखिए इन दोनों को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स भी बोलते हैं। तो एग्जाम में इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स के नाम से भी क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मॉड्यूलेटर्स मतलब जो मॉड्यूल करें है ना, यानी कि जो चेंज करें, तो चेंज दो टाइप से कर सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हो तो घटा सकते हो। तो ये दोनों हमारे इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स में आ जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग इम्यूनिटी को समझे तो इम्यूनिटी क्या होती है भाई। इम्यूनिटी आप लोगों ने इम्यूनिटी बहुत सुना होगा। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो जो हमारी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी होती है तो वो अगर स्ट्रांग होती है तो आप लोग को जो भी बुखार वगैरह होता है, तो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो पहली बात उसको बुखार वगैरह होने के चांसेज ही बहुत कम है। लेकिन अगर हो भी जाता है तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है पेशेंट बिना दवा के भी, है ना। तो उसको ज़्यादातर बीमारियां हमारी होती ही नहीं है, और जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसको क्या होता है, उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इम्यूनिटी हमारा क्या होता है, इम्यूनिटी बेसिकली हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, या फिर कह सकते हो हमारी इम्यून सिस्टम में का हमारी जो WBCs होती हैं वो हमारी यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं अगर वो हमारी बॉडी में एंटर भी करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनको वहीं पे किल कर देता है। तो यही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, हमारी स्ट्रांग होती है, तो हम लोग यहाँ पे जल्दी बीमार वगैरह नहीं होते हैं, या फिर जल्दी हम लोग बेटर फास्टर रिकवरी हो जाती है हमारी। अब ये हमारे देखिए हमारी दो टाइप की होती है इम्यूनिटी भी, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी। अच्छा देखिए इन्नेट मतलब कि जो आप लोग को बचपन से मिली हुई है, मतलब कि यहाँ पे देखिए अब ये जो इन्नेट होती है ना, ये किसी पार्टिकुलर वायरस के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है। जैसे इन्नेट क्या होता है कि मान लीजिए जनरली जैसे जो जनरल सिकनेस होती है, जनरल जो बुखार होता है उससे आप लोग को बचाने का काम करती है। लेकिन जो हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये कब डेवलप होती है, देखिए ये तब डेवलप होती है जैसे मान लीजिए आप लोग की बॉडी में कोई स्पेसिफिक वायरस एंटर हुआ। अब यहाँ पे कोरोना वायरस को आप लोग समझिएगा, कोरोना वायरस जैसे मान लीजिए किसी ह्यूमन बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है, तो उसने यहाँ पे क्या हुआ, उसने यहाँ पे अच्छा कोरोना में आप लोग को पता है क्या हो रहा था, कोरोना में यही तो हो रहा था कि जो हमारा वायरस था वो मान लीजिए हमारा जिस भी पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा था, तो अगर या तो उसकी डेथ हो जा रही थी वायरस की वजह से, ठीक है, तो वो चीज़ हटा दी है। लेकिन अगर वो पर्सन रिकवर हो जा रहा था तो रिकवर कैसे हो रहा था, क्या उसके देखिए कोरोना में क्या बोला जा रहा था कि आप आइसोलेट हो जाइए, आइसोलेट होकर वो अपने आप ही तो रिकवर हो रहा था, उसको कोई दवा वगैरह नहीं दी जा रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामॉल वगैरह ही दी जा रही थी, क्योंकि कोई कोरोना की कोई वैक्सीन थोड़ी डेवलप हुई थी स्टार्टिंग में। तो ऐसा क्या हुआ था, देखिए जो बॉडी का इम्यून सिस्टम था ना, उसने क्या किया, उसने पहले जो हमारा कोरोना वायरस था उसको धीरे धीरे समझा। पहले तो कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, लेकिन धीरे धीरे अगर जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, अच्छा कोरोना वायरस के टाइम में एक चीज़ और भी बोला गया था कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है हमें, है ना। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग से क्या मतलब है कि इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग थी वहाँ पे, तो उसने कोरोना वायरस को क्या हुआ, पहले पहचाना, फिर किल किया, और किल करने के बाद क्या हुआ कि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप कर दी। अब यहाँ पे देखिए एक बार जिसको कोरोना हो चुका था उसको दोबारा कोरोना होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते थे, क्योंकि देखिए अगर दोबारा कोरोना वायरस एंटर
भी करता था बॉडी में, तो बॉडी यहाँ पे उसके प्रति ऑलरेडी एंटीबॉडी बना चुकी थी, तो वो एंटीबॉडी उसको वहाँ पे तुरंत किल कर देती थी। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो इम्यूनिटी हमारी ऐसी होती है जो कि हमारा स्पेसिफिक जम्स को रिकॉग्नाइज करके डेवलप होती है, ठीक है। और ये हमारी जो है टाइम के साथ अलग अलग बीमारियों के प्रति डेवलप होती जाती है। जैसे मान लीजिए एक बार जिसको कोरोना वायरस हुआ तो उसके अगेंस्ट में उसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गई। अब उसको दोबारा कह सकते हो कोरोना होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते थे, है ना। तो और यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोरोना की वैक्सीन भी स्टार्टिंग में इसी तरीके से बनाई जा रही थी कि जो कोरोना इन्फेक्ट हो चुके थे, ठीक है, उन्हीं के सैंपल से यहाँ पे वैक्सीन बनाने की कोशिश भी करी गई थी। तो यहाँ पे देखिए इन्हें अडेप्टिव इम्यूनिटी हमारी इस टाइप की होती है जो कि हमारी अडेप्ट होती है, यानी कि धीरे धीरे अलग अलग बीमारियों के प्रति हमारी बॉडी में डेवलप होती जाती है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इम्यूनो स्टिमुलेंट्स के बारे में, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारी वो दवाएं होंगी जो कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। बाकी देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक। देखिए स्पेसिफिक मतलब कि ये हमारी वो हमारे इम्यूनो स्टिमुलेंट होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक वायरस या फिर स्पेसिफिक बैक्टीरिया के प्रति हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोरोना की जो वैक्सीन लगी थी तो वो क्या थी भाई, कोरोना की वैक्सीन हमारे कोरोना वायरस के लिए ही तो लगी थी। तो वहाँ पे वो क्या हो रहा था कि वो हमारा कोरोना वायरस के प्रति हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा रही थी। तो ये हमारे स्पेसिफिक इम्यूनो स्टिमुलेंट हो गए। और नॉन स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए नॉन स्पेसिफिक मतलब कि ये हमारी जनरल मतलब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले एजेंट्स होते हैं ना। आप लोग बाजार में भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि इससे हमारे इसको खाइए इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो उस टाइप के मान लीजिए हमारा नॉन स्पेसिफिक हो जाते हैं जो कि हमारा बॉडी की जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसमें जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह हो जाते हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनो स्टिमुलेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करें वैक्सीन्स के बारे में, तो वैक्सीन देखिए वैक्सीन जनरली हमारे यहाँ पे जिस बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम होती है उसी बैक्टीरिया से या फिर जो है दूसरे उसके पार्ट से डेवलप करी जाती है ना। तो जनरली वैक्सीन हमारी बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया वगैरह से ही ड्राइव करी जाती है, और ये हमारी या तो बैक्टीरिया को किल करके या तो उनको वीक करके, ठीक है, इस तरीके से काम करती है और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है विदाउट कॉजिंग डिजीज। अब इसमें हमारी BCG वैक्सीन हो गई, ठीक है, और ये सारी हमारे डिफरेंट टाइप की वैक्सीन हमें देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है थैलीडोमाइड। तो थैलीडोमाइड हमारी मेडिकेशन है जो कि सबसे पहले तो सेडेटिव एजेंट की तरह यूज़ करी जाती थी, लेकिन बाद में देखा गया कि इसके अंदर इम्यूनो स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी भी देखने को मिली, है ना। और यहाँ पे ये बेसिकली हमारा लेप्रोसी या फिर मल्टीपल माइलोमा जैसे कंडीशंस में हमें यूज कर देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है लेवामाइसोल। तो लेवामाइसोल भी देखिए हमारा एक मेडिकेशन है जो कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट। अच्छा, इसका भी यूज स्टार्टिंग में डीवॉर्मिंग यानी कि कह सकते हो जो कीड़े वगैरह थे जो भी हमारे वॉर्म थे उनको मारने के लिए किया जाता, लेकिन बाद में देखा गया कि इसके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ट्रीट करने की कैपेबिलिटी भी थी, है ना। तो वहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारा कह सकते हो जो है सर्टेन WBC या फिर जो है हमारी बॉडी को जो है एक्टिविटी को बढ़ा के हमारे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए कह सकते हो इंक्रीज करती है। और इंटरफेरॉन्स की बात करें तो देखिए ये हमारे स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, और ये भी हमारा इंटरफेयर करते हैं एबिलिटी के साथ जो भी हमारी बॉडी की है उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करके इम्प्रूव करते हैं ताकि वो अच्छे से फाइट कर सके। और ये भी हमारा कह सकते हो हेपेटाइटिस और कुछ सर्टेन कैंसर्स हैं उनके अगेंस्ट में हमारा यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और उसके बाद कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं, ये भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे WBC के प्रोडक्शन को और बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और देखिए भाई WBC तो हमारा सबसे मेजर पार्ट होती है, तो जब WBC का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद साइटोकाइंस, देखिए साइटोकाइंस भी हमारे जो है बहुत केमिकल्स होते हैं जो कि हमारा इन्फ्लेमेशन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी हमारे कह सकते हो इम्यूनिटी को बढ़ाने में अपना बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स के बारे में। अब इम्यूनो सप्रेसेंट देखिए ये हमारी वो मेडिकेशन है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को कम करेंगे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को कोई कम करे ऐसी दवा हम लोग क्यों खाएंगे? क्योंकि भाई हमारा इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए होता क्या है, कभी कभी हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना वो किसी सर्टेन इन्फेक्शन से कॉज करते करते ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, और ओवर एक्टिव होके होता क्या है कि हमारी बॉडी के ऑन टिश्यू यानी कि बॉडी के खुद के टिश्यू को ही डैमेज करने लगता है। और ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में होता क्या है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो गलती से बॉडी पर ही अटैक करने लगता है। अब भाई ऐसे टाइम पे हमें क्या चाहिए? ऐसे टाइम पे हमें चाहिए कि हम लोग ऐसी दवाएं दें जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि हमारी बॉडी के खुद के टिश्यू को डैमेज कर रहा है। और इसके अलावा देखिए जैसे जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, तो जैसे मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट है, तो जब दूसरी पर्सन की किडनी यहाँ पे किसी फर्स्ट पर्सन में ट्रांसफर करी जाती है, लगाई जाती है, तो कभी कभी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करता है, फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करता है।
तो वहाँ पे भी हमें चाहिए होता है कि थोड़े टाइम के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम काम ना करे और किडनी जो है उसमें ट्रांसप्लांट हो जाए और बॉडी उसको पहचान ले, ताकि बॉडी उसको अपने खुद के ऑर्गन की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करे। तो इन सब टाइम पे हम लोग यहाँ पे इम्यूनो सप्रेशन का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसके भी बहुत अलग अलग टाइप हैं, इन सबको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे यहाँ पे कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर्स। अब देखिए कैल्सीन्यूरिन क्या होता है, देखिए ये हमारा कह सकते हो एक एंजाइम होता है और ये बेसिकली करता क्या है, ये हमारा जो है कह सकते हो हमारे टी सेल्स को एक्टिवेट करने में अपना रोल प्ले करता है। तो जो कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से टी सेल्स एक्टिवेट नहीं हो पाती हैं और यहाँ पे हमारा जो फर्दर पाथवे वो भी इनहिबिट हो जाता है। इंटरल्यूकिन 2 वगैरह क्या होता है भाई, जब टी सेल एक्टिवेट होती है तभी ये बनता है, तो ये नहीं एक्टिवेट होगा तो ये भी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पे सप्रेस हो जाएगा। और एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी बहुत सिंपल से हैं, ठीक है, और थेराप्यूटिक ये सब आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। उसके बाद एमटॉर इन्वर्टर्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी हमारा जो है एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि हमारे कह सकते हो डब्ल्यूबीसी की कह सकते हो ग्रोथ में, ठीक है, और प्रोलिफरेशन यानी उनको बढ़ने में, उनके सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करता है। अब भाई देखिए डब्ल्यूबीसी का जब सेल डिवीजन होगा तभी तो वो ज़्यादा होंगी, तो अगर उसका सेल डिवीजन ही रोक दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगी, तो हमारा काम बन जाएगा, है ना, क्योंकि डब्ल्यूबीसी अपना रोल प्ले करते हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग एडवर्स इफेक्ट थेरापेटिक यूजेज। और उसके बाद बात करें एंटी प्रोलिफरेटिव ड्रग्स की, तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारी वो ड्रग्स हैं जो कि हमारा प्रोलिफरेशन यानी कि कह सकते हो इनके ग्रोथ में अपना रोल प्ले करती हैं अपने हमारे जो है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। प्रोलिफरेटिव एजेंट्स हमारे वो एजेंट्स होते हैं जो कि इनको ग्रोथ करने में, और एंटी प्रोलिफरेटिव मतलब कि यहाँ पे इनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं, ठीक है, तो इनको ग्रोथ को रोक के हमारा काम बन जाता है। और उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं, हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे इन्फ्लेमेशन वगैरह को रिड्यूस करते हैं। अब इसको हम लोगों ने 5th सेम में काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी था, आप लोग को याद होना चाहिए। और इसका यूज़ हम लोग बहुत सारे एलर्जीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए TNF अल्फा इनहिबिटर की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा एक फैक्टर होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये सारी चीज़ें अब देखिए इतना आप लोगों को समझना होगा कि ये सारी चीज़ें इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। तो इन सबको इनहिबिट करके हमारे यहाँ पे ड्रग्स क्या होता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं। अब इनके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात नहीं कर सकते, बट इतना आप लोग समझिए कि TNF अल्फा हो गया, चाहे हमारा इंटरल्यूकिन हो गया, चाहे हमारा इंटरल्यूकिन 2 हो गया, देखिए इन सबके आगे एंटागोनिस्ट लगा है, मतलब ये सारे जो इंटरल्यूकिन 1 हो गया, इंटरल्यूकिन 2 हो गए, ये सारे अपना बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इनको एंटागोनाइज करके हम लोग यहाँ पे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकते हैं। एंटी CD3, तो देखिए CD3 हमारे रिसेप्टर होते हैं, टी सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो इन सबको अगर हम लोग ब्लॉक कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा टी सेल नहीं एक्टिवेट होगा, हमारा इम्यून सिस्टम नहीं एक्टिवेट होगा और हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात करें तो ये हमारी मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमारे यहाँ पे मल्टीपल साइट्स में जो है कह सकते हो एंटीजन के मल्टीपल साइट को टारगेट करती है। तो ये भी हमारे कह सकते हो ये भी हमारा जो बी सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस करी जाती है। बाकी यूजेस की बात करें तो हमारा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके हमारा यहाँ पे इनका यूज देखने को मिलता है, स्पेशली ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी यहाँ पे बचा हुआ है जो कि हमारे यहाँ पे कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंसी। अब देखिए इसका मतलब है, मैलिग्नेंसी का मतलब होता है हमारे यहाँ पे कैंसर, ठीक है, और यहाँ पे मतलब कैंसर का एक कह सकते हो स्टार्टिंग स्टेज होता है, बट और कीमोथेरेपी मतलब कि जो दवाएं हमारी कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं। तो इसमें बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो हमें पढ़ना है अपने एंटी कैंसर एजेंट्स के बारे में। और आप लोग एक एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है डिफाइन अल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटी कैंसर एजेंट्स। तो यहाँ पे देखिए जो एंटी कैंसर एजेंट्स हैं इसको तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री में 5th सेम में पढ़ा हुआ था, आप लोग को याद हो तो बस यहाँ से हम क्या करेंगे कि उसी लेक्चर को कंपाइल कर देंगे, बट थोड़ा सा फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यहाँ पे देखिए MOA इंट्रोडक्शन हम लोग वहाँ से देखेंगे और जो फार्माकोकाइनेटिक वगैरह है वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और देखिए ये जो एक टॉपिक और है प्रोटीन ड्रग्स, तो देखिए देखा जाए ना तो प्रोटीन ड्रग्स कुछ खास नहीं है, मतलब जो ड्रग्स हमारी प्रोटीन नेचर की होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आप लोगों ने बहुत सारी हमारी अभी आप लोगों ने एंटीबॉडी वगैरह पढ़ी, तो यहाँ पे देखिए ये सारी हमारी प्रोटीन ही तो होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये जो हमारा साइटोकाइंस होता है, ठीक है, और ये जो हमारा आप लोगों ने देखिए साइटोकाइंस वगैरह पढ़े हैं, ये सारे हमारे क्या थे, हमारा प्रोटीन थे, ये भी हमारा प्रोटीन था, ये भी हमारा प्रोटीन था। तो देखिए ये सारे जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ना, यही सारे हमारे होते हैं प्रोटीन ड्रग्स। अब हालांकि इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जो है डिटेल नोट्स और देखेंगे, तो देखिए ये आप लोग को जो है नोट्स में मिल जाएगा, मतलब इसका हम लोगों ने जो है 2 पेज का एक स्पेसिफिक नोट्स अटैच कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें नोट्स में अपडेट हो जाएंगी, मे बी आज रात तक या फिर मे बी कल सुबह तक पक्का अपडेट हो जाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कैंसर के बारे में, फिर हम लोग यहाँ पे इसको काफ़ी डिटेल में देखते हैं अपने एंटी कैंसर एजेंट्स को।
तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे एंटी नियोप्लास्टिक मतलब कि एंटी, ठीक है, मतलब अपोज करने वाले, और नियोप्लास्टिक मतलब कि यहाँ पे नियोप्लास्टिक का मतलब नियोप्लाज्म से। और ये जो नियोप्लाज्म है ना, तो बेसिकली नियोप्लाज्म को हम लोग यहाँ पे कैंसर के सिनोनेम की तरह यूज करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नियोप्लाज्म डिफरेंट टर्म होता है, बट यहाँ पे आप लोग सिंपली समझो कि जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं ये बेसिकली हमारे यहाँ पे एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, यानी ये हमारे वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा नियोप्लाज्म कैसे डिफरेंट है वो हम लोग अभी देखेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स आर द ड्रग्स दैट आर यूज टू ट्रीट कैंसर, यानी ये हमारी वो दवाएं होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स और ऑल्सो नोन एज, तो इनको हम लोग यहाँ पे एंटी कैंसर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है, कि हमारे कुछ केमिकल यानी कि दवाएं चलाई जाती हैं, तो काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी होता है ये यहाँ पे। मतलब अगर कैंसर को प्रिवेंट करने का कोई सबसे इफेक्टिव वे है तो हमारा ये कीमोथेरेपी ही होता है, और कीमोथेरेपी में ही जो दवाएं हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वही सारी हमारी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के अंदर आती हैं। और बाकी हम लोग यहाँ पे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, यानी कि सेल, देखो साइटो मतलब सेल और टॉक्सिक मतलब कि जो उनके लिए टॉक्सिक हो, तो मतलब वही है कि ये हमारी सेल्स को किल वगैरह करने का काम करती हैं। अब देखिए सारी चीज़ें क्यों करती हैं, तो वो हम लोग अभी कैंसर का इंट्रोडक्शन देखेंगे तब आप लोग समझ जाओगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दे वर्क बाय टारगेटिंग एंड किलिंग कैंसर सेल्स बाय इनहिबिटिंग देयर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशंस। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, थोड़ा सा अगर आप लोगों को कैंसर का इंट्रोडक्शन हम दें, तो देखिए कैंसर में होता क्या है कि जो हमारी सेल्स है ना, ये हमारी अनकंट्रोलेबली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब इनमें यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन देखने को मिलने लगता है, जिससे हमारी जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब डिवाइड होकर और बहुत ज़्यादा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये जो सेल्स है ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करें तो कैंसर में यही होता है, बाकी अभी डिटेल में हम लोग और ज़्यादा देखेंगे, बट आप लोग सिंपली समझो कि इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो दवाएं हैं वो क्या करेंगी भाई, ये इसी सेल डिवीजन को ही तो कंट्रोल करेंगे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इनको सेल को किल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही है कि इसके डिवीजन को ये लोग इनहिबिट यानी कि कम मतलब रोकते हैं बाय देयर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन, यानी कि जो उसकी सेल की ग्रोथ है और जो उसका प्रोलिफरेशन मतलब कि उसका समझ लीजिए थोड़ा फैलना, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ और फैलने को रोकते हैं ये लोग। बाकी दे वर्क थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन देयर क्लास एंड टाइप। तो अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स देखेंगे, तो सभी का यहाँ पे काम करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। वो सारी चीज़ें अभी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ गए। बाकी अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं अपने कैंसर के बारे में, ताकि आप लोग यहाँ पे पहले कैंसर के बारे में समझो, ताकि तभी आप लोग समझोगे कि इसको ट्रीट कैसे करते हैं अच्छे से, है ना। तो बात करें हम लोग यहाँ पे कैंसर के बारे में, तो देखिए कैंसर वर्ड ऐसा तो है नहीं आप लोग पहली बार सुन रहे हो, आप सभी को पता है हमारी कितनी ज़्यादा हार्मफुल डिजीज होती है। आज तक भी इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाया गया है। बाकी यहाँ पे इसके बहुत डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। अगर मान लीजिए इनिशियल स्टेज में पहचान में आ जाती है तो फिर इसका थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। बाकी अगर यहाँ पे लास्ट स्टेज में कोई होता है तो फिर उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल ही होता है। बाकी वही बात है कि अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है, तो कैंसर इज अ वेरी सीरियस डिजीज, हमें पता है बहुत ज़्यादा सीरियस और हार्मफुल डिजीज होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी। देखिए एक्चुअल में इसमें होता क्या है, देखिए जो हमारी सेल्स होती हैं, आप सभी को पता है हमारी बॉडी में सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, अगर हम लोग नॉर्मल वे में बात करें, जैसे माइटोसिस सेल डिवीजन में होता क्या है कि जो हमारी एक सेल है, ठीक है, वो यहाँ पे जब डिवाइड होती है तो वो यहाँ पे दो नई सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो दो नई सेल्स है ये फर्दर डिवाइड होती हैं, ठीक है, तो 4 नई सेल्स, उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होंगी तो 8, मतलब इस तरीके से मतलब एक इक्वेशनल डिवीजन चलता है, ठीक है, कि मतलब एक सेल अगर डिवाइड हो रही है तो वो 2 में ही कन्वर्ट होगी। ऐसा नहीं है कि एक सेल डिवाइड होकर 3, 4, 10 में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सेल डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पे कैंसर में होता क्या है, कैंसर में यहाँ पे ये होता है कि जो हमारी सेल है, ठीक है, इनमें यहाँ पे एक एबनॉर्मल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि होता क्या है कि जो एक सेल है, ठीक है, वो यहाँ पे डिवाइड होकर 2 में नहीं बल्कि यहाँ पे एक सेल डिवाइड होकर कई सारी सेल्स में, और फिर ये यहाँ पे फर्दर डिवाइड होकर और भी कई सारी सेल्स में। मतलब इस तरीके से होता क्या है कि यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये इतनी ज़्यादा डिवाइड हो जाती हैं कि यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा लंप या फिर मास का फॉर्मेशन कर लेती हैं। मतलब नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर वे में मान लीजिए हमारी बॉडी का कोई मान लीजिए कोई टिश्यू है, ठीक है, तो उसमें नॉर्मल एक प्रॉपर वे में सेल डिवाइड है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सेल डिवीजन इतना ज़्यादा हो गया कि इसने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मास फॉर्म कर लिया।
और देखिए यहाँ पे ये सेल डिवीजन तो होता ही है। दूसरी बात ये कि चूंकि इसके अंदर ये एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है, तो ये जो सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर भी मतलब ये सेल हमारी अच्छी सेल नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो डीएनए म्यूटेशंस वगैरह होते हैं। तो मतलब पहली बात, ये सेल्स भी हमारी काफ़ी डैमेज सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। और दूसरा, इनके अंदर एबनॉर्मल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक्स्ट्रा बॉडी लंप या फिर मास का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जो कि एट लास्ट में हमारी बाकी जो अच्छी सेल्स होती हैं उनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो सेल्स है ना, ये मेनली हमारी पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। और इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा कैंसर है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे तब आप लोग देखना, ठीक है। तो बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दीज एबनॉर्मल सेल्स कैन फॉर्म ट्यूमर एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी विया ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो देखिए ट्यूमर का मतलब यही होता है कि जैसे ये जो हमारा सेल्स है, ठीक है, तो जब ये एक्स्ट्रा डिवाइड हो गई, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक मास मतलब एक ऐसा लंप फॉर्म कर लिया, और इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर मतलब कि एक एक्स्ट्रा ऐसा जो मास फॉर्म हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए वही बात है कि ये जो हमारी एक्स्ट्रा सेल्स फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो ये हमारा ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में फिर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। और देखिए यही चीज़ होती है कैंसर। ये चीज़ आप लोग समझिए कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के सिर्फ किसी एक पार्ट में हमारी सेल्स डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ उसी एक ही पार्ट में हमारी रह जा रही हैं, तो उसको हम लोग सिंपली ट्यूमर बोलते हैं। वो हमारा एक्चुअल में कैंसर नहीं होता है। कैंसर कब होता है कि जब यही सेल्स हमारी जो है पूरी बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस केस को हम लोग कैंसर बोलते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कैंसर कैन स्टार्ट ऑलमोस्ट एनीवेयर, मतलब कि मेन चीज़ वही है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं भी हमारा कैंसर स्टार्ट हो सकता है, मतलब कहीं भी ये हमारी सेल्स जो है एबनॉर्मली डिवाइड होना स्टार्ट हो सकती हैं, एंड ऑफन नेम्ड। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो कैंसर का नाम है, ठीक है, तो मेन चीज़ वही है कि कैंसर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, और जो कैंसर का नाम है वो हमारे उसी ऑर्गन या फिर टाइप ऑफ सेल के बाद यहाँ पे कैंसर लगा देने से स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए ब्रेस्ट में अगर यहाँ पे सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड होना स्टार्ट हो गई तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है। लंग में हो गया तो लंग कैंसर हो गया। इसी तरीके से ब्लड में हो रहा तो ब्लड कैंसर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे उसी ऑर्गन या फिर सिस्टम का नाम आगे लगा के हमारा कैंसर का नेम हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अदर टर्म्स लाइक नियोप्लाज्म एंड ट्यूमर। तो देखिए कैंसर को हम लोग यहाँ पे ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कहा तो जाता है, लेकिन इन दोनों का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कैसे डिफरेंट होता है वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्यूमर की, तो देखिए ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट फॉर्म अ मास और लंप। तो देखिए ट्यूमर का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के किसी एक सिंगल पार्ट में जो हमारे सेल्स हैं वो थोड़ा सा डिवाइड हो गई, उन्होंने एक मास फॉर्म कर लिया, ये हमारा ट्यूमर होता है। अब ये ट्यूमर हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये होता है हमारा एक्चुअल कैंसर, ठीक है। मतलब ये बिनाइन ट्यूमर हमारा कैंसर नहीं होता है, बल्कि मैलिग्नेंट ट्यूमर ही हमारा कैंसर होता है। मतलब अगर हम लोग बिनाइन ट्यूमर देखें तो ये हमारा नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, ठीक है। इसमें हमारा कोई ग्रोथ वगैरह नहीं होता है, बल्कि जबकि यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, ये हमारी स्प्रेड होने लगती है और ये हमारा कैंसरस ट्यूमर होता है, ठीक है। तो इट जनरली डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब ये किसी एक ही जगह होता है और यहाँ पे इसको जो है इट कैन बी इजिली रिमूव थ्रू सर्जरी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि बॉडी के किसी एक ही पार्ट में सेल्स ग्रो हुई हैं, तो यहाँ पे इसको सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है और ये उसके बाद सही भी हो जाता है ज़्यादातर केस में। लेकिन जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि जो कैंसरस ट्यूमर होता है, पहली बात तो ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में स्प्रेड हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। और दूसरा यहाँ पे ये जो है सर्जरी के थ्रू इजिली रिमूव नहीं किया जा सकता है। मतलब सर्जरी से रिमूव तो किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये दोबारा से ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं ज़्यादातर केस में। कहीं कहीं यहाँ पे काम भी हो जाता है तो सर्जरी भी वहाँ पे अच्छी चीज़ हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर केस में देखा गया है कि यहाँ पे सर्जरी काम में नहीं आती है, ठीक है। तो ये हो जाता है। बाकी अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन देखिए वही है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यू के हिसाब से इसको हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं कैंसर को। जैसे हमारा कार्सिनोमास हो गया, सार्कोमास हो गया, ल्यूकेमियास हो गया और लिम्फोमास हो गया। तो देखिए अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखना चाहें, ठीक है, तो देखिए कार्सिनोमास का मतलब होता है कि वो कैंसर जो कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू में अराइव होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ, जैसे हमारा ब्रेस्ट हो गया, लंग हो गया, ठीक है, तो इन सब में एपिथेलियल टिश्यू वगैरह होते हैं। तो इन सभी कैंसर को हम लोग यहाँ पे कार्सिनोमास के अंदर क्लासीफाई करते हैं। बाकी सार्कोमास की बात करें तो ये हमारा वो कैंसर होता है जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में अराइज होता है। जैसे हमारा बोन हो गया, ज्वाइंट्स हो गया, ठीक है, मसल हो गए, तो यहाँ पे अगर बोन कैंसर हो गया तो ये सारी चीज़ें हमारी सार्कोमास के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ल्यूकेमियास हमारा ये होता है हमारा ब्लड कैंसर, ठीक है।
और जनरली हमारा जो है WBCs में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इट बिगिंस विथ हेल्दी ब्लड सेल्स चेंजेस एंड ग्रो अनकंट्रोलेबली, ठीक है। तो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद हम लोग बात करें लिम्फोमास की, तो देखिए ये हमारा कैंसर जो है लिम्फेटिक सिस्टम में अराइज होता है, और इसका एग्जाम्पल जैसे हमारा एक हॉजकिन्स लिम्फोमा हो जाता है, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, ये सारे हमारे लिम्फोमा के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो देखिए ये तो था हमारा, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके कॉजेज की, तो देखिए जो कैंसर का जो एग्जैक्ट कॉज है ना, वो बता पाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे बहुत सारे रीजन होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है। हाँ ये चीज़ है कि मेन चीज़ यही है कि जो हमारा कैंसर सेल्स होती हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशंस, मतलब कि उनके DNA में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तभी उनके अंदर अब नॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। लेकिन अब ये क्यों हो रहा है, ये चेंजेस, उसको बता पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं होता है, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। जैसे जेनेटिक म्यूटेशंस, तो वही है कि जेनेटिक म्यूटेशंस तो हो ही जाते हैं। अब इसके पीछे जैसे एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स हो सकते हैं, ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें भी हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पता ही है कि हर स्मोकिंग की, हर सिगरेट के डिब्बे में लिखा होता है इट कैन बी हार्मफुल, ठीक है। तो बाकी वो अलग बात है कि बिल्कुल भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे कुछ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स वगैरह भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। उसके बाद हमारे कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेज भी हमारे यहाँ पे रीजन हो सकते हैं कैंसर का, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, तो साइन एंड सिम्टम्स देखिए वही है कि हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा थकावट वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। और वेट में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जनरली यहाँ पे वेट लॉस देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे स्किन में भी यहाँ पे चेंजेस, मतलब स्किन के कलर, टेक्सचर में चेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद बॉवल मूवमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। डायरिया वगैरह हो सकता है, और परसिस्टेंट कफ, बाकी ब्रीथिंग ट्रबल। तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखें ना, तो ये सारे सिम्टम्स तो बहुत सारे बीमारियों के सेम ही होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि कैंसर अगर किसी को होता भी है तो जनरली वो इनिशियल स्टेज में पहचान में नहीं आता है, ठीक है, और लोग ध्यान देते नहीं है, और जब पता चलता है तो काफ़ी लास्ट स्टेज हो गई होती है, और इसीलिए यहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें, तो देखिए ट्रीटमेंट वही है कि यहाँ पे सर्जरी के थ्रू भी हमारे यहाँ पे कैंसरस सेल्स को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें कभी कभी यही होता है कि ज़्यादातर यहाँ पे दोबारा ग्रो कर जाती हैं, ठीक है, सेल्स। और बाकी हम लोग यहाँ पे कीमोथेरेपी, तो इसी को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में अच्छे से देखेंगे, ठीक है, कि कीमोथेरेपी मतलब कि हमारी कुछ केमिकल एजेंट्स का यूज करके इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी, तो रेडिएशन के मतलब रेडिएशन के थ्रू भी हमारे यहाँ पे कैंसर सेल्स को किल किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इसके कुछ ट्रीटमेंट के अप्रोच होते हैं। बाकी अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, यानी कि जो हमारी कीमोथेरेपी के अंदर जो जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर हमारे बहुत से डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट क्लास होती है, जैसे हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट्स हो गया, एंटी मेटाबोलाइट्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए, और मिसलेनियस कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर भी जैसे हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर भी डिफरेंट क्लास आ जाती हैं, फिर हमारे एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर भी कुछ सब क्लासेज आ जाती हैं, ठीक है। बाकी एंटीबायोटिक्स के अंदर भी हम लोग बना सकते थे, बट जनरली हम लोगों ने सिंपल ही कर दिया, ठीक है। फिर प्लांट प्रोडक्ट्स, इसके अंदर भी क्लासेज होती हैं, बट थोड़ा सा सिंपल ही हम लोगों ने रखा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। ये थोड़ा ज़्यादा जरूरी था, इसके लिए हम लोगों ने इसको मैंशन कर दिया है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देखें, तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स मतलब इसमें हमारा कुछ एल्काइल ग्रुप का सिस्टम होता है, जो कि एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है, डीएनए में। और एंटी मेटाबोलाइट्स, तो ये हमारे कुछ जो है मेटाबोलाइट्स जैसे प्यूरिन, पिरिमिडीन और फॉलिक एसिड हो गया, तो उनको यहाँ पे इनहिबिट करते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, तो इनका भी हमारा यूज होता है। प्लांट प्रोडक्ट्स, ये हमारे नेचुरली डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। और मिसलेनियस मतलब ये हमारे ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि इन सारे में फिट नहीं होती हैं, बाकी इनका भी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स मतलब की तरह यूज किए जाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर भी हमारी कुछ क्लास हो जाती हैं, जैसे हमारे नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, तो इसके अंदर भी हमारी 4 ड्रग्स आ जाती हैं। उसके बाद इथाइलिनअमीन, तो इसके अंदर एक ड्रग, और एल्काइल सल्फोनेट, तो इसके अंदर भी हमारी एक ड्रग आ जाती है, ठीक है। अभी देखिए इनके बारे में, सबके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए आपके सिलेबस में इन सभी में से 3 का आप लोग को जो है 3 हमारी स्टार ड्रग्स होती हैं, जैसे हमारा मैक्लोरेथामिन, मेथोट्रेक्सेट और मार्केप्टोप्यूरिन। इन तीनों का आप लोग को सिंथेसिस भी पढ़ना है, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग का देखिए, इन तीनों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी सभी ड्रग्स को हम लोग यहाँ पे जनरली एक जनरल ओवरव्यू देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसके बहुत सारी ड्रग्स है, सबको इतना अच्छे से देख पाना बहुत मुश्किल है, बट हम लोगों ने काफ़ी अच्छी नोट्स प्रिपेयर करी है, तो आप लोग उसको देख लेना अच्छे से। तो ये सारा देखिए हमारे कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं, इसको आप लोग नाम वगैरह पढ़ लेना। बाकी इन सभी को एक एक करके हम लोग देखने ही वाले हैं, तो वहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने एल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में बात करते हैं।
तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने अल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हमारे क्या होते हैं, दीज आर द टाइप ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो वो तो सिंपल ही है, ठीक है। बाकी ये हमारी जो है ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल, यानी कि ये हमारी सबसे पुरानी और आज के दिन में भी काफ़ी रेलेवेंट एंड यूजफुल ड्रग होती हैं, ठीक है, हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दे वर्क बाय डायरेक्टली डैमेजिंग द डीएनए विद इन कैंसर सेल्स। तो देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारी कोई भी सेल होती है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा क्या होता है भाई, हमारा डीएनए होता है। तो ये जो हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं ये हमारी जो कैंसर सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारा जिनके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया होता है, वो ये डायरेक्टली उसके डीएनए को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो हमारी सेल खत्म हो जाती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमारा एग्जैक्टली कैसे डैमेज होता है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाकी इफेक्टिवनेस ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट्स एज एंटी कैंसर ड्रग्स वॉज कन्फर्म, मतलब कि ये हमारे जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं ये हमारे एंटी कैंसर ड्रग्स की तरह यूज हो सकते हैं। इसको यहाँ पे कंफर्म यहाँ पे 1940s के मिडल में क्लिनिकल ट्रायल्स में किया गया था, ठीक है। बाकी दे आर ऑफन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैंसर बिकॉज दे कैन टारगेट रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स। मतलब यहाँ पे ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स है ना ये क्या करते हैं कि ये मेनली हमारी कैंसर सेल्स को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं, इसीलिए इनका यूज यहाँ पे काफ़ी अच्छे से किया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा देखना चाहें ना कि एक्चुअल में ये जो हमारी कीमोथेरेपी है वैसे देखा जाए ना तो ये काफ़ी इफेक्टिव होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्यों ये थोड़ा सा कम यूजफुल हो जाती है फिर भी, क्योंकि होता क्या है, देखिए ये जो हमारी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी कीमोथेरेपी के अंदर ड्रग्स होती हैं ये हमारी कैंसर सेल्स को तो टारगेट करती हैं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि कैंसर सेल्स के साथ साथ ये हमारी जो है बॉडी की अच्छी सेल्स को भी टारगेट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे हमारी आज भी जो है ऐसी दवा बनना मुश्किल हो जा रही है, ठीक है, जो हमारी सिर्फ इसी सेल्स को टारगेट करे और हमारी जो अच्छी सेल्स हैं उनको ना टारगेट करे। तो मेन जो साइड इफेक्ट होता है हमारे जितने भी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स हैं उनका वो यही होता है कि हमारी कैंसर सेल्स को तो खत्म कर देते हैं लेकिन उसके साथ हमारी अच्छी सेल्स को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक हमारा मेजर साइड इफेक्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे कैंसर की ट्रीटमेंट में क्या होता है कि देखिए जिनका यहाँ पे इम्यून सिस्टम वगैरह काफ़ी अच्छा होता है वही थोड़ा बर्दाश्त कर पाते हैं, वरना कभी कभी ज़्यादातर केस में तो ये होता है कि कीमोथेरेपी की वजह से ही कई लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो इतनी हाई मतलब पोटेंसी की दवाएं होती हैं कि हर इंसान इनको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। पहली बात मतलब इसमें काफ़ी पेन होता है, ठीक है, छोड़िए खैर वो सब बातें हैं, ठीक है। बाकी आप लोग समझ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनके यहाँ पे साइड इफेक्ट वगैरह भी देखने को मिलते हैं। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए क्लासिफिकेशन जैसा हम लोगों ने देखा ही है कि इसके अंदर हमारे कि जनरल क्लासिफिकेशन हमारा इस तरीके से होता है अल्काइलेटिंग एजेंट्स का, तो ये आप लोग देख लेना। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मेन हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो देखिए आप लोग ध्यान से देखना इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। बाकी आप लोग इतना समझो कि लगभग हमारी जितनी भी दवाएं हम लोग देखेंगे वो जो 6 ड्रग्स हम लोगों ने देखी जो सिलेबस में है उन सभी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा इसी तरीके से रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए आप लोग को सबसे पहले हमारे डीएनए के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने डीएनए के बारे में ही थोड़ा अच्छे से देखेंगे। अगर आप लोग को डीएनए पता है तो आप लोग स्किप कर देना, बाकी अगर थोड़ा बहुत पता है नहीं तो रिकॉल हो जाएगा। बाकी हम लोग शॉर्ट में सबसे पहले देखते हैं डीएनए आखिर किस तरीके से हमें देखने को मिलता है हमारी सेल्स में, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए डीएनए हमारा क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारे एक टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो देखिए न्यूक्लिक एसिड हमारे एक टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या होते हैं, ये हमारे मिलके बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, यानी कि मेड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। यानी इतना सिंपली समझो कि जब बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब कंबाइन करते हैं तो हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो डीएनए हमारा क्या है, डीएनए भी हमारा एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, यानी ये भी हमारे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना होगा। सिंपल सी बात है ना। अब जैसे डीएनए और आरएनए हमारा दूसरा न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का, ठीक है। तो देखिए इनमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि डीएनए हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो अगर हमें डीएनए को समझना है तो सबसे पहले हमें उस न्यूक्लियोटाइड को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग देख लेंगे तो इसका मतलब इसी के साथ बहुत सारे जब कंबाइन हो जाएंगे तो डीएनए बन जाएगा। तो देखिए अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो देखिए एक चीज़ आप लोग समझना कि डीएनए भी हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, आरएनए भी हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। इन दोनों के में मेजर डिफरेंस कहाँ पे आता है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस हमारा इसके शुगर और नाइट्रोजन बेस में आता है, तो ये हम लोग अभी देखेंगे। बाकी अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो ये हमारे 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। इनके अंदर हमारी 3 यूनिट्स होती हैं। पहला होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड और थर्ड होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस। तो देखिए पेंटोज शुगर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए पेंटोज जैसा इसका नाम ही है तो इसके अंदर हमारी पेंटोज यानी कि 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। 5 कार्बन की
शुगर होती है और ये हमारी दो टाइप की होती है, ध्यान से सुनिएगा। पेंटोज शुगर हमारी न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट होता है और ये हमारी दो टाइप की होती है। पहला होता है राइबोज शुगर, दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। और देखिए ये जो हमारा, यहीं से आप लोग समझ जाओगे कि जो हमारा आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर हमें देखने को मिलती है हमारी राइबोज शुगर, जबकि जो हमारा डीएनए होता है इसके अंदर हमें देखने को मिलती है हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर। और देखिए ये हमारा होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमें यही देखना है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना तो राइबोज शुगर बिल्कुल ऐसी होती है, बस उसमें यहाँ पे इस H के बाद एक O आ जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन डीऑक्सी मतलब चला जाता है, ठीक है। तो बस यही एक सिंपल सा यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसे आप लोग समझ गए। और देखिए दूसरा एक हो गया पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर हम लोगों ने देखी हमारी डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। तो डीएनए में हमारी यही वाली होगी। और फॉस्फोरिक एसिड की हम लोग बात करें तो देखिए फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप होता है, सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं है। और जो थर्ड होता है नाइट्रोजनस बेस, तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए जो नाइट्रोजनस बेस है ना, अब ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन्स। अब इसमें भी हम लोग देखें तो प्यूरिन के अंदर भी हमारे दो टाइप होते हैं, एडनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन्स के अंदर भी हमारे तीन टाइप होते हैं, यूरासिल, थायमिन और साइटोसिन। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखिए प्यूरिन्स मतलब इसके अंदर हमारा एडनिन और ग्वानिन होगा। तो देखिए ये हो गया एडनिन का स्ट्रक्चर, ये हो गया ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद पिरिमिडीन्स की बात करें तो ये हो गया हमारा थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये तीनों हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारा पेंटोज शुगर हमारी क्या क्या होती है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। डीएनए में कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड हम लोगों ने देखा ये हमारा सिंपल सा एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। और थर्ड नाइट्रोजनस बेस भी हम लोगों ने देखा कि हमारे दो टाइप के होते हैं, उनके अंदर भी अलग अलग सब टाइप होते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे अगर हम लोग बात करें तो 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडनिन, ग्वानिन, यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं कि ये तीनों कंबाइन करके हमारा डीएनए कैसे बनाते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही क्या देखा कि जो हमारा डीएनए है वो हमारा किससे मिलकर बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि 3 चीज़ें होती हैं। अब इन तीनों को हम लोगों ने अलग अलग तो देखा, लेकिन ये मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से होता है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, यानी एक हमारी पेंटोज शुगर हो गई। अब यहाँ पे हमारा डीऑक्सीराइबोस, राइबोस दोनों में से कोई एक होगी। अगर डीऑक्सीराइबोस होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, डीएनए, है ना। और एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप होगा और एक हमारा नाइट्रोजनस बेस होगा। अब देखिए नाइट्रोजनस बेस हम लोगों ने देखा 5 टाइप के हो गए, एडनिन, ग्वानिन। तो इसमें से मतलब देखिए मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड में कोई एक ही होगा, ठीक है। अब अलग अलग में अलग अलग होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको डिटेल में देखें तो देखिए ये हो गई पेंटोज शुगर, ठीक है। ये हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस। अब जैसे यहाँ पे ये हमारा एडनिन है, ठीक है। अब इसकी जगह हमारा ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, वो अलग बात हो गई, ठीक है। और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे मेन बात करें डीएनए की, तो डीएनए में देखिए एक तो हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। और दूसरी खासियत क्या होती है डीएनए की, कि डीएनए के अंदर हमें यहाँ पे यूरासिल बेस नहीं देखने को मिलता है। मतलब डीएनए के अंदर या तो हमारा एडनिन होगा, या तो ग्वानिन होगा, या तो थायमिन होगा, या तो साइटोसिन होगा। यानी अगर हम लोग बात करें तो जो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, मिलके डीएनए बनाएंगे, उनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो या तो हमारा एडनिन होगा, या तो ग्वानिन, या तो साइमिन, या तो साइटोसिन, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डीएनए के एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए ये हमें जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में इस तरीके से देखने को मिलता है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखें, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से मिलकर बनाते हैं, तो देखिए ये हमारा जो है डीएनए जो है इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा जैसे नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये हमारा पेंटोज शुगर हो गई, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन है तभी तो डीएनए बना है। देखिए ये हमारा डीएनए का एक केमिकल स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोग को बेस में क्या क्या देखने को मिल रहा है, एडनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। देखिए कहीं पे भी आप लोग को यूरासिल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वही चीज़ है, यूरासिल हमारा डीएनए में नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक और चीज़ आ जाती है वो जो हमें समझनी है कि जो हमारा एडनिन बेस है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे थायमिन के साथ ही यहाँ पे कांटेक्ट में होगा। मतलब एडनिन हमारा थायमिन के साथ होगा और जो ग्वानिन है वो हमारा साइटोसिन के साथ होगा। मतलब कभी भी यहाँ पे एडनिन और ग्वानिन के बीच में पेयरिंग नहीं होगी। कभी भी यहाँ पे ग्वानिन या फिर एडनिन, ग्वानिन, थायमिन, ग्वानिन इस तरीके से नहीं होगा। हमेशा ए हमारा टी यानी एडनिन हमारा थायमिन के साथ जुड़ा होगा और ग्वानिन हमारा साइटोसिन के साथ कंबाइंड फॉर्म में होगा डीएनए के स्ट्रक्चर में। और यही चीज़ हमें समझनी है, क्योंकि यहीं पे हमारा एल्काइलेटिक
अल्काइलेटिंग एजेंट्स काम करेगा, ठीक है, ये इनकी मिस पेयरिंग करवा देगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एडनिन हमेशा ग्वानिन के साथ और एडनिन हमेशा थायमिन के साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ देखने को मिलता है हमारे डीएनए में, ठीक है। और बाकी देखिए ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, जैसे ये वाला पार्ट हमारा इतना हो गया और ये इधर वाला पार्ट हमारा इतना हो गया। तो समझ गए हो गया आप लोग। देखिए इस तरीके से हमारे न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे मिलकर डीएनए बना देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स आर अ क्लास ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स दैट वर्क बाय एडिंग अल्काइल ग्रुप्स टू डीएनए विच इंटरफेयर्स विद डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। देखिए एक्चुअल में इसमें होगा क्या कि जो हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं तो बहुत सारे होते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो ये करेंगे क्या कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स हमारे जो है कुछ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप जैसे हमारा एल्काइल ग्रुप हमारा CH3 भी हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है, जैसे मिथाइल एथाइल ये सारे हमारे अल्काइल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इन अल्काइल ग्रुप्स को यहाँ पे लाके हमारे डीएनए के अंदर अटैच कर देगा, ठीक है। और होगा क्या जिसकी वजह से कि हमारा जो डीएनए है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे उसकी रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब वही कि डीएनए की कॉपी बनना। जैसे आप लोग समझिए कि जब सेल डिवाइड होता है तो एक सेल हमारी दो में कन्वर्ट होती है, तो एक सेल का जो डीएनए है वो भी तो हमारा दोनों सेल में जाएगा, जिसके लिए क्या होगा, डीएनए हमारा रेप्लिकेशन मतलब वो अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक है, तो अपने आप को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, देखिए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से जब आरएनए बनता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें भी हमें यहाँ पे जो है इंटरफेयर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एट लास्ट में यहाँ पे सेल डेथ हो जाएगी। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देखा, हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल्ड मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा एल्काइलेशन। तो देखिए एल्काइलेशन में होता क्या है कि जो हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं वो हमारे ट्रांसफर कर देते हैं एन अल्काइल ग्रुप टू द डीएनए मॉलिक्यूल, टिपिकली मिथाइल और इथाइल। दिस यूजुअली अकर्स एट, देखिए यही चीज़ हमें समझनी है, सबसे मेन चीज़ यही है कि देखिए होता क्या है कि देखिए ये जो हमारा ग्वानिन बेस हम लोगों ने देखा था, ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने इस ग्वानिन बेस को देखें तो इस ग्वानिन में देखिए ये वाला नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ये हमारा होता है 7th पोजीशन पे, ठीक है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे काउंट करोगे तो ये जो नाइट्रोजन है ये हमारा 7th पोजीशन पे होता है। तो होता क्या है, ये जो हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं ये हमारे इसी ग्वानिन के 7th पोजीशन पे क्या करते हैं, हमारा अल्काइल ग्रुप लाके अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा यहाँ पे जो ग्वानिन है, ठीक है, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारे ग्वानिन है, ठीक है, इनको जुड़ना हमारा साइटोसिन से चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इनके अंदर मिस पेयरिंग हो जाती है। यानी ये ग्वानिन जाके हमारा या तो थायमिन से जाके कनेक्ट हो जाएगा, या तो ये ग्वानिन हमारा एटनिन से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या तो ये ग्वानिन हमारा किसी दूसरे ग्वानिन से ही कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इनके अंदर ना एक मिस पेयरिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्वानिन था इसकी 7th पोजीशन पे यहाँ पे हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स ने क्या किया, हमारा अल्काइल ग्रुप ट्रांसफर कर दिया। और इस तरीके से क्या होता है कि जब यहाँ पे इनके अंदर मिस पेयरिंग हो जाती है, देखिए आप लोग एक बात समझिए कि ये पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ग्वानिन हमारा साइटोसिन के अलावा किसी से भी जाके जुड़ा तो डीएनए पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है, ना उसके अंदर कोई प्रोसेस होगी, ना उसके अंदर कोई रेप्लिकेशन होगा, और पूरी की पूरी हमारी सेल डेड हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे ये काम करते हैं। बाकी देखिए ये सिंपल सा मैकेनिज्म था, बाकी इसका थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या होता है। जैसे दिस यूजुअली अकर्स एट N7, यानी कि जो हमारा 7th नाइट्रोजन होता है ग्वानिन बेस का, उस वहां पे हमें देखने को मिलता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ N7 अल्काइल ग्वानिन। तो होता क्या है कि जब ये हमारा अटैच हो जाता है तो हमारा जो नया ग्वानिन होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं N7 अल्काइल ग्वानिन, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, फर्स्ट दीज अल्काइलेटिंग एजेंट्स स्पेशली नाइट्रोजन मस्टर्ड डेरिवेटिव। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं वो 3 टाइप के हैं, ठीक है, हम लोग के सिलेबस में, एक नाइट्रोजन मस्टर्ड, एक एथाइलिनमिन, एक अल्काइल सल्फोनेट। तो ये जो मतलब यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं ये बेसिकली हम लोग नाइट्रोजन मस्टर्ड के लिए ज़्यादा देख रहे हैं। बाकी देखिए काम लगभग बाकी सबका भी वैसा ही होता है। बाकी अगर हम लोग इसी क्लास की बात करें नाइट्रोजन मस्टर्ड की, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन मस्टर्ड होते हैं, ठीक है, तो अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन टू फॉर्म एजरीडीनियम आयन। तो देखिए होता क्या है, जैसे इस नाइट्रोजन मस्टर्ड में हम लोग बात करें तो जैसे इसमें अंदर हमारी एक ड्रग आ जाती है मैक्लोरेथामीन, ठीक है, तो ये देखिए मैक्लोरेथामीन का स्ट्रक्चर ये हो गया। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए इस नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर जितनी भी ड्रग है, चाहे हमारा मैक्लोरेथामीन हो, साइक्लोफॉस्फामाइड हो, इन सभी का स्ट्रक्चर लगभग हमारा बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस चेंजेस यहाँ पे इस CH3 में आ जाते हैं, ठीक है। ये इतना पोर्शन हमारा सभी में सेम देखने को मिलेगा जितने भी ड्रग्स हैं। बाकी ये जो CH3 है यहाँ पे चेंजेस होंगे।
होंगे। तो अगर मैक्लोरइथामीन की बात करें तो मैक्लोरइथामीन में हमें यहाँ पे ये CH3 देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी ड्रग्स में कुछ कुछ और देखने को मिलता है, ठीक है। कहीं पे हमारा रिंग स्ट्रक्चर होता है, कहीं पे और कुछ होता है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। बाकी देखिए ये जो मैक्लोरइथामीन है, अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो देखिए होता क्या है, ये हमारा जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। मतलब यहाँ पे आप लोग देखिए हुआ क्या कि ये जो हमारा CH2 और Cl था, ठीक है, तो यहाँ से देखिए Cl यहाँ से अलग हो गया, और ये जो CH2 था ना, इसने क्या किया, इसने यहाँ पे देखिए ये हमारा एक CH2, ठीक है, तो ये हमारा एक CH2, और जो दूसरा CH2 था इसने यहाँ पे क्या किया, इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। देखिए यहाँ पे इस CH2 ने इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब नाइट्रोजन के पास हमारे 4 बॉन्ड बन गए तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और इसको हम लोग नाइट्रोजन का जो है क्वाटरनरी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जनरली हमारा नाइट्रोजन टर्शरी फॉर्म में होता है, ये हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, बाई दिस रिएक्शन टर्शरी अमीन, यानी यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ये जो वैसे मतलब नाइट्रोजन से जब हमारे 3 कार्बन ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अमीन, ठीक है। तो देखिए ये हमारा टर्शरी अमीन होता है, ठीक है। तो टर्शरी अमीन क्या होता है, हमारा अनस्टेबल क्वाटरनरी कंपाउंड अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये टर्शरी अमीन हमारा क्वाटरनरी अमीन, क्योंकि यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड हो गए। अब देखिए हमारे ये कन्वर्ट तो हो जाता है, लेकिन ये हमारा काफ़ी एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ये फर्दर हमारा जो है एक कार्बोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। कार्बोनियम यानी कि कार्बन के पास जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो वो हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे। तो देखिए पहले क्या हुआ, जो हमारा मैक्लोरइथामीन है, मतलब ये हमारे जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाते हैं एजरीडीनियम आयन में, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, नाउ दिस अनस्टेबल क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड अल्काइलेट्स 2 guanine bases at 7th एटम। अब देखिए ये जो हमारा एजरीडीनियम आयन बना है, ये हमारा जो है 2 guanine बेस के साथ जाके अटैच हो जाता है। हम लोगों ने यही तो देखा कि ये जो हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये guanine के 7th पोजीशन पे अपना अल्काइल ग्रुप ट्रांसफर कर देते हैं। तो अल्काइल ग्रुप ट्रांसफर करने से क्या मतलब है कि मतलब ये जो है इनका अल्काइल वाला जो चेन होती है वो इसके साथ जाके अटैच हो जाती है। तो देखिए एक हमारा जो अल्काइलेटिंग एजेंट है वो हमारे 2 guanine बेस के साथ जाके अटैच होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग देखो, ठीक है, कि यहाँ पे इस एजरीडीनियम आयन ने, ठीक है, क्या किया कि 2 guanine बेस को कंबाइन किया। अब देखिए ये स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारा ऐसा ही है, बस थोड़ा सा फॉर्म चेंज है, आप लोग ध्यान से समझना। देखो ये नाइट्रोजन यहाँ पे सिंपल है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो CH3 है तो ये भी हमारे यहाँ पे। बाकी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए ये CH2, ठीक है, तो देखिए ये CH2। अब यहाँ से देखिए यहाँ से Cl अलग हो गया और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो देखिए यहाँ से ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, इसने यहाँ पे हमारे इस ग्वानिन के 7th नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और इस CH2 ने क्या किया, इस CH2 ने यहाँ पे इस वाले के साथ बॉन्ड बना लिया। तो देखिए हमारे यहाँ पे इसने क्या किया, 2 ग्वानिन बेस के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे ग्वानिन के 2 बेस यहाँ पे 7th पोजीशन पे अल्काइलेट हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए इसने यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे फॉर्म कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसी की वजह से इनकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो है क्रॉस लिंकिंग, यानी कि जो हमारे डीएनए के अंदर जो भी हमारे बेस हैं उनके अंदर क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी एडनिन हमारा या तो साइटोसिन से, मतलब मेन चीज़ हमारे इस ग्वानिन के साथ हुआ है ना, तो ये ग्वानिन हमारा क्रॉस लिंक हो जाता है। यानी ये जो है साइटोसिन की बजाय या तो हमारा थाइमिन से जाके अटैच हो गया या तो हमारा एडनिन से जाके अटैच हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा डीएनए पूरी तरीके से बेकार हो जाता है, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ है कि दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे आ जाता है क्रॉस लिंकिंग। तो क्रॉस लिंकिंग का मतलब वही है कि जो द अल्काइल ग्रुप्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स और विद इन द सेम स्ट्रैंड। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्रॉस लिंकिंग है ये हमारी कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू होती है, और ये हमारी देखो ये हमारे किसी एक मतलब कि हो सकता है कि ये एक ही डीएनए स्ट्रैंड में हो, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे इंट्रा डीएनए, इंट्रा लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग। और अगर हमारा ये मान लीजिए ऐसे मतलब कि इस मतलब ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में हो रही है तो इसको हम लोग बोल देंगे इंटर क्रॉस लिंकिंग, ठीक है, इंटर स्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग। तो वही चीज़ है कि 2 अलग अलग में भी हो सकती है और अपने एक ही स्ट्रैंड में भी हो सकती है। दिस प्रिवेंट्स सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड नेसेसरी फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो 2 स्ट्रैंड होते हैं ये यहाँ पे अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये जो 2 स्ट्रैंड है, ठीक है, तो ये अलग हो जाता है, ठीक है, ये अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमारा ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है तो इसकी वजह से क्या होता है ये स्ट्रैंड अलग हो ही नहीं पाते हैं, और जब ये स्ट्रैंड अलग नहीं हो पाएगा तो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी नहीं, और जब डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सेल डिवाइड नहीं होगी। और हमें यही तो चाहिए कि जो हमारी सेल है वो यहाँ पे डिवाइड होना बंद हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, और जब सेल डिवाइड नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगी, हमारी सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है।
तो वही चीज़ है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये काम करता है कि सबसे पहले ये क्या करता है कि हमारा इसने क्या किया, डीएनए स्ट्रैंड के साथ इंटरलिंक कर दिया, और इंटरलिंक करने के बाद क्या करता है कि ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं ये हमारे यहाँ पे टूटकर अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये पूरा डीएनए डैमेज हो जाता है। तो ये पे देखिए वही चीज़ है कि क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होगा, डीएनए स्ट्रैंड्स हमारे ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, अलग ही पूरे खराब हो जाते हैं। तो वही चीज़ है। बाकी थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है डीएनए डैमेज। तो देखिए अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, द एल्काइलेशन ऑफ डीएनए कॉजेज स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शंस एंड ब्रेक्स इन डीएनए। मतलब इस एल्काइलेशन की वजह से क्या होता है कि हमारा स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन मतलब वही है कि हमारे ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस ब्रेक्स लीड्स टू एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन एंड इवेंचुअली लीड्स टू सेल डेथ। यानी इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, यानी जो डीएनए डिवाइड होता है, ठीक है, उसमें एरर आ जाता है और इवेंचुअली हमारी सेल की डेथ हो जाती है। और हमें यही तो चाहिए कि हमारी जो कैंसरस, और देखिए ये चीज़ वही है कि हमारे ये सारी चीज़ें ज़्यादातर कैंसर सेल्स में ही होती हैं। अब कुछ कुछ हमारी अच्छी सेल्स में भी हो जाती हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, थोड़ा साइड इफेक्ट तो होता ही है। Ultimately, the accumulation of DNA damage and inability to repair it lead to cell death, particularly in rapidly dividing cancer cells। मतलब अल्टीमेटली वही होता है कि जो हमारे डीएनए डैमेज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी जो रिपेयर होने की एबिलिटी है उसमें यहाँ पे कमी हो जाती है, इनएबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स हैं वो यहाँ पे डेथ हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पे हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। तो देखिए वही बात है, अगर हम लोग यहाँ पे फिर से थोड़ा समरी में देखें तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो इनके अंदर साइक्लाइजेशन होता है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होने की वजह से बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल होने के बाद क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ पे टारगेट करते हैं हमारे ग्वानिन बेस को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है, कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है, ठीक है। और ये कार्बोनियम आयन, देखिए कार्बोनियम आयन का मतलब यही है कि जब ये Cl अलग होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर हमारा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे क्या होंगे, दो हमारे ग्वानिन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे इनका एल्काइलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से हमारा डीएनए डैमेज हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारी सेल डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे होता है एल्काइलेटिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे एल्काइलेटिंग एजेंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारा वेल एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ओरली आईवी दोनों तरीके से, ज़्यादातर आईवी रूट से ही दी जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारा बैडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, लिवर के थ्रू हमारा मेटाबोलाइट और किडनी के थ्रू हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट हमारा वही नॉजिया, फैटिग, हेयर लॉस, इनफर्टिलिटी। हेयर लॉस आपको पता होगा कि हमारा कैंसर का एक बहुत ही मेजर सिम्टम होता है। और थेराप्यूटिक यूज की बात करें तो हमारा जितने भी टाइप के कैंसर है उन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे एल्काइलेटिंग एजेंट्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में। अब देखिए एंटी मेटाबोलाइट्स में हमारे 2-3 टाइप हैं, फॉलेट एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो देखिए इन सबका हम लोग यहाँ पे एक साथ ही जो है इन सबका एक एक करके एमओए देखेंगे और फिर इसके बाद जो इनकी फार्माकोकाइनेटिक है वो हम लोग यहाँ पे सबकी कंबाइंड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एंटी मेटाबोलाइट्स का क्या मतलब है। एंटी मेटाबोलाइट्स यानी कि मेटाबोलाइट्स के अगेंस्ट में काम करने वाले। अब मेटाबोलाइट्स देखिए क्या होते हैं, तो मेटाबोलाइट्स सिंपली हमारे मेटाबॉलिज्म का जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो देखिए कुछ हमारे ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी में, जो हमारे कह सकते हो डीएनए में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो देखिए ये जो हम लोगों ने देखा था प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन, पिरिमिडीन, ये क्या थे, ये हमारे नाइट्रोजनस बेस थे ना, याद है आप लोग को, अभी हम लोगों ने देखा ये जो नाइट्रोजनस बेस थे यही तो है हमारे प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो ये दोनों भी क्या होते हैं, हमारे एक टाइप के मेटाबोलाइट होते हैं। और इन दोनों के अलावा एक हमारा तीसरा मेटाबोलाइट होता है फॉलिक एसिड, ठीक है। तो ये तीनों हमारे ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं जो कि डीएनए में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देखिए प्यूरिन के अंदर क्या होता है, एडनिन, ग्वानिन, ये दोनों बेस देखने को मिलते हैं डीएनए में। और पिरिमिडीन के अंदर हमारा थायमीन, साइटोसिन, ये दोनों बेस हमारे डीएनए के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा डीएनए में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ये दोनों। और उसके बाद फॉलिक एसिड, तो देखिए ये जो हमारा थायमीन होता है, ठीक है, तो इसके सिंथेसिस में भी, इसके सिंथेसिस में और भी हमारे बहुत सारे प्यूरिन्स और पिरिमिडीन के सिंथेसिस में हमारा फॉलिक एसिड बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो ये तीनों हमारे एक टाइप के ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं जो कि डीएनए के सिंथेसिस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि इन तीनों को यहाँ पे थोड़ा सा इनहिबिट कर दे, मतलब इन तीनों की फॉर्मेशन को या फिर इन तीनों के काम करने के तरीके को अगर हम लोग यहाँ पे किसी तरीके से रोक दें, तो क्या होगा भाई, ये तीनों ही तो डीएनए बना रहे हैं। अगर ये तीनों काम नहीं करेंगे अच्छे से तो डीएनए बनेगा नहीं, और जब डीएनए नहीं बनेगा तो हमारी सेल डेथ हो जाएगी, और जब सेल डेथ हो जाएगी तो सेल डिवाइड नहीं होगी और हमें यहाँ पे कैंसर जो है थोड़ा सा प्रिवेंट हो जाएगा। तो
तो देखिए हमारे यहाँ पे एंटी मेटाबोलाइट्स आर बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एंटी कैंसर एजेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू मेटाबोलाइट्स। तो देखिए होता क्या है कि ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स है ना, इनका जो स्ट्रक्चर है ये हमारा जो है लगभग इस प्यूरिन, पिरिमिडीन्स और फॉलिक एसिड की तरह सिमिलर होता है। देखिए इसके अंदर भी 3 क्लास होती हैं, एक होता है प्यूरिन एंटागोनिस्ट, एक होता है पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट, एक होता है फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट। तो देखिए जो प्यूरिन एंटागोनिस्ट है वो हमारा इसके जैसा होगा, पिरिमिडीन हमारा इसके पिरिमिडीन के जैसा होगा और फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट हमारा इसके जैसा होगा। तो मतलब स्ट्रक्चरली ये इनके सिमिलर होते हैं, ठीक है। दैट आर एसेंशियल, मतलब कि कौन से मेटाबोलाइट्स हमारे जो कि हमारे सेल की सिंथेसिस यानी कि डीएनए के लिए एसेंशियल होते हैं, जैसे कि हमारा प्यूरिन, पिरिमिडीन और फॉलिक एसिड। मतलब इन तीनों मेटाबोलाइट के जैसे ही हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे एंटी मेटाबोलाइट्स। दे एक्ट आइदर बाय इनहिबिटिंग देयर सिंथेसिस, मतलब कि या तो ये इनकी सिंथेसिस को रोक देते हैं, और बाय कंपीटिंग विद देम इन डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, या तो ये क्या करते हैं कि या तो इनकी सिंथेसिस को ही रोक देते हैं या तो इनके साथ कंपीट, मतलब कि इसकी जगह खुद जाके डीएनए में जाके अटैच हो जाते हैं। मतलब प्यूरिन एंटागोनिस्ट जो ड्रग होगी वो क्या होगी कि प्यूरिन बेस की जगह खुद जाके डीएनए में अटैच हो जाएगी। अब बताइए जब यहाँ पे इसकी प्यूरिन की जगह मतलब एडेनिन और ग्वानिन की जगह इसी के जैसा दिखने वाला अगर कोई बेस अटैच हो गया तो क्या होगा भाई, डीएनए के तो यही दोनों चाहिए, इनके जैसा दिखने वाला तो चाहिए नहीं, तो डीएनए खराब हो जाएगा, यानी फॉल्स डीएनए, फेक डीएनए बन जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। दे इंटरफेयर्स विथ नॉर्मल सेल फंक्शनिंग, ठीक है, तो नॉर्मल सेल फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। उसके बाद एंटी मेटाबोलाइट्स कॉमनली किल द सेल इन एस फेज। तो देखिए ये एस फेज का क्या मतलब है, अब इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को सेल डिवीजन समझना पड़ेगा। देखिए हम लोग सिर्फ उतना देखेंगे जितना हमारे लिए यूजफुल है। देखिए अगर हम लोग सेल डिवीजन की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो हमारी सेल है वो एक सेल हमारी 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। तो देखिए इसके अंदर ये सेल डिवीजन की प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर हमारे 2 फेस होते हैं, एक होता है इंटरफेस, एक होता है एम फेस। अब अगर हम लोग यहाँ पे इंटरफेस की बात करें तो इसके अंदर भी हमारे 3 फेस होते हैं, एक होता है हमारा G1 फेस, फर्स्ट ग्रोथ फेस, एक होता है हमारा एस फेस, सिंथेसिस फेस, और थर्ड होता है हमारा यहाँ पे G2 फेस यानी कि सेकेंड ग्रोथ फेस। तो देखिए होता क्या है कि इन सभी में भी अगर हम लोग यहाँ पे अपने एस फेस की बात करें, ठीक है, तो देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये एस फेस हमारा, इसको हम लोग जो है सिंथेसिस फेस के नाम से जानते हैं, और इसी में हमारा होता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी जो हमारा डीएनए का जो कॉपी बनना होता है। देखिए होता क्या है कि जब एक सेल हमारी डिवाइड होती है तो 2 सेल में कन्वर्ट होती है, तो ये जो सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, डीएनए होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सेल उनकी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। भाई देखो जब एक डीएनए है, ठीक है, अब एक डीएनए है तो एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनेगा तभी तो ये हमारे दोनों सेल में अलग अलग जाके ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो डीएनए है वो यहाँ पे कॉपी बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक डीएनए की यहाँ पे कॉपी, मतलब कि 2 डीएनए में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। और ये किस फेज में होता है, ये हमारे इस एस फेज में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं ये हमारी सेल डिवीजन के एस फेज में जाके सेल को किल करते हैं, ठीक है। तो ये सेल साइकिल स्पेसिफिक होते हैं। देखिए 2 टर्म होता है, एक टर्म होता है सेल साइकिल स्पेसिफिक। तो देखिए सेल अभी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, देखिए एक हो गया सेल साइकिल स्पेसिफिक और दूसरा टर्म हो गया सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। तो देखिए जो हमारे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स हमारी किसी स्पेशली सेल साइकिल के किसी फेस में जाके काम करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे हमारे ये एंटी मेटाबोलाइट्स हो गए तो ये हमारे सेल साइकिल के एस फेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेल साइकिल स्पेसिफिक हो गए, मतलब ये किसी स्पेशली सेल साइकिल के किसी फेस में जाके काम करेंगे, तो ये सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स हो गई। और जो ड्रग्स हमारी किसी भी सेल साइकिल के फेस में नहीं बल्कि वो कहीं भी जाके सेल को किल कर सकती हैं, मतलब किसी भी फेस में सेल को मार सकती हैं, वो हमारी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक हो जाती हैं। तो जो हम लोगों ने एल्काइलेटिंग एजेंट्स देखे वो हमारे सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक थे, मतलब वो सेल के किसी भी फेस में सेल को किल कर सकते हैं। लेकिन ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं ये हमारे मेनली एस फेस में जाके सेल को किल करते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हमारी 3 क्लास आ जाती हैं, फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट और पिरिमिडीन। देखो फोलेट हमारा सिंपल फॉलिक एसिड ही होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे मेथोट्रेक्सेट आ जाता है, ठीक है, ये भी हमारी स्टार ड्रग हो गई तो इसका सिंथेसिस पढ़ना है। प्यूरिन एंटागोनिस्ट के अंदर हमारा मर्केप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन, ठीक है, और एजाथियोप्रिन, ठीक है, तो ये आ जाता है। और उसके बाद पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट में हमारे यहाँ पे फ्लोरियोरासिल, फ्लॉक्सियोरिडिन और साइटाराबिन, ये तीनों ड्रग्स हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पे थोड़ा अलग अलग देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने फॉलेट एंटागोनिस्ट के बारे में। तो देखिए फॉलेट एंटागोनिस्ट हमारी यहाँ पे एंटी फॉलिक या फिर एंटी फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद देखिए इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रग दैट इंटरफेयर्स विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉलिक एसिड। तो देखिए जैसा इसका नाम है फॉलेट एंटागोनिस्ट, तो ये फॉलिक एसिड की तरह दिखने वाली ड्रग्स होगी और ये हमारी फॉलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में जाके उसको इनहिबिट करती है, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती हैं। एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। और देखिए ये जो फॉलिक एसिड है ये हमारे बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है जो कि डीएनए की सिंथेसिस में रिक्वायर होता है। अब कैसे होता है वो हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे।
These drugs are partially effective in treating rapidly dividing cancer cells but can also affect healthy cells. तो देखिए वही है कि वैसे ही हमारे कैंसर सेल्स में तो इफेक्टिव होती हैं, लेकिन हमारी हेल्दी सेल्स को भी इफेक्ट कर सकती हैं। तो ये तो सभी ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता ही है हमारे एंटीनोप्लास्टिक एजेंट्स में। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए वही चीज़ है कि ये जो हमारी देखिए होता क्या है, हम लोग थोड़ा सा फॉलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। देखिए ये थोड़ा सा अभी पेंसिल से इसको हम लोग यहाँ पे बाद में पेन से बना देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। होता क्या है, देखिए ये जो हमारा फॉलेट है या फिर फॉलिक एसिड, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइए, फॉलेट फॉलिक एसिड ही होता है। तो देखिए होता क्या है, फॉलेट जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये फॉलेट सबसे पहले कन्वर्ट होता है हमारे यहाँ पे DHF यानी डाई हाइड्रोफोलेट में, ठीक है। और यहाँ पे इसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है, DHFR डाई हाइड्रेट फॉलेट रिडक्टेज, ठीक है, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये हमारा एंजाइम होता है। अब ये जो DHF है ये हमारा फर्दर कन्वर्ट हो जाता है THF यानी कि टेट्रा हाइड्रोफोलेट में, ठीक है, मतलब DHF हमारा कन्वर्ट हो जाता है THF में। और यहाँ पे भी हमारा सेम यही DHFR यानी कि डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम काम करता है। और ये जो THF है ये हमारा एक मेथाइल ग्रुप के साथ अटैच होकर कन्वर्ट हो जाता है मेथाइल THF यानी कि MTHF में। और ये MTHF क्या होता है, ये हमारा फर्दर जो है DHF में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमारी बॉडी में इसका मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। और यहाँ पे होता क्या है कि जब ये मेथाइल THF हमारा DHF में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा DUMP यानी कि डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट होता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है DTMP यानी डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है, जिसके अंदर हमारा थायमीन बेस होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है DNA के सिंथेसिस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। मतलब ये हमारा क्या होता है, हमारा टाइप का न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, जो कि DNA में यूज होता है। तो ये हमारा मतलब ओवरऑल DNA में बहुत ही सिंथेसिस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा और भी प्यूरिन पिरिमिडीन बेस की सिंथेसिस में भी थोड़ा सा ये रोल प्ले करता है, बट मेन हमारा DTMP की सिंथेसिस में एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा फॉलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये जो हमारे फॉलेट एंटागोनिस्ट होते हैं ये हमारे DHFR को यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं। मतलब इस डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, DHF हमारा THF में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और जब ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो ये फर्दर आगे की प्रोसेस होगी नहीं, तो ये हमारा DUMP DTMP में कन्वर्ट नहीं होगा, DNA सिंथेसिस इनिबिट हो जाएगी और हमारी सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है। तो फॉलिक एसिड हमारा एक बहुत ही एसेंशियल डाइटरी फैक्टर होता है, मतलब इसको डाइट से लेना जरूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फॉलेट एंटागोनिस्ट सच एज मेथोट्रेक्सेट, तो ये हमारा इसके अंदर हमारा एक एग्जांपल होता है, ठीक है, हमारी ड्रग होती है। तो ये क्या करता है, ये हमारे स्पेसिफिकली हमारे डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट कर देती है, ठीक है। और ये हमारा देखो ये जो हमारा DHFR है यानी डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है DHF को THF में कन्वर्ट करने के लिए। और THF हमारा क्या होता है, एक रिड्यूस्ड फॉर्म होती है फोलेट की, ठीक है, जो कि हमारी एसेंशियल होती है प्यूरिन की सिंथेसिस में, ठीक है। और जो भी हमारा DTMP होता है, मतलब मेन हमारा इसकी सिंथेसिस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जो कि हमारे DNA एंड RNA के प्रोडक्शन में नेसेसरी होते हैं। दे मोस्टली किल्स द सेल इन एस फेस, और ये क्या करता है, ये हमारा मेनली एस फेस में काम करता है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट के बारे में। तो देखिए सिंपल है, ये हमारे प्यूरिन के सिंथेसिस को इनिबिट करेगी, ठीक है। ये हमारी ड्रग्स होती हैं जो कि एंटी मेटाबोलाइट के अंदर कंबाइन करती हैं, मतलब बिलोंग करती हैं, और दैट इंटरफेयर्स विद द सिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ प्यूरिन, यानी कि ये प्यूरिन के साथ जो है इंटरफेयर करती हैं, जो कि हमारा एक एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक होता है DNA और RNA का। आप सभी को पता है प्यूरिन बेसेज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फ्यू ड्रग्स बिलोंगिंग टू द क्लास, अब हमारी जो सिलेबस के अंदर हमें जो पढ़ना है उसके अंदर हमें पढ़ना है मर्केप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन और एजाथियोप्रिन, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। और मर्केप्टोप्यूरिन का हमें सिंथेसिस भी पढ़नी है, ठीक है। अब मर्केप्टोप्यूरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्यूरिन एंटागोनिस्ट सच है, अब जैसे हमारे प्यूरिन एंटागोनिस्ट जो होते हैं, जैसे इसके अंदर हमारा कौन कौन से ड्रग्स हैं, मर्केप्टोप्यूरिन हो गया, थायोग्वानिन हो गया, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं नेचुरल प्यूरिन बेसेज, यानी कि प्यूरिन बेस के अंदर हमारे कौन कौन से एडेनिन और ग्वानिन, यही दोनों तो होते हैं। तो ये हमारे इन्हीं की तरह सिमिलर होते हैं। वंस इनसाइड द सेल, यानी कि एक बार जब इस सेल के अंदर जाते हैं, दीज ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट, यानी कि एक बार जब यहाँ पे सेल के अंदर जाते हैं तो ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या होते हैं, ये यहाँ पे हमारे इनकॉर्पोरेट यानी कि DNA के अंदर जाके यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, मतलब उसी के अंदर जाके फिट हो जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। या फिर RNA स्टैंड्स के ड्यूरिंग द एस फेस यानी कि सिंथेसिस फेस के दौरान, और इसकी वजह से क्या होता है, दिस इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि जब यहाँ पे हमारे DNA के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फॉल्टी न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए हुआ क्या, देखिए थोड़ा आप लोग समझिए कि ये हमारे क्या है, ये हमारे एडेनिन और ग्वानिन की तरह दिखने में है। तो DNA के अंदर क्या हुआ, DNA को चाहिए था एडेनिन और ग्वानिन, जबकि यहाँ पे हुआ क्या कि इसकी जगह हमारा जाके यहाँ पे जैसे हमारा मर्केप्टोप्यूरिन हो गया, थियोग्वानिन हो गया, मतलब कि जो हमारे प्यूरिन एंटागोनिस्ट थे वो यहाँ पे इसकी जगह जाके DNA में इनकॉर्पोरेट हो गए। मतलब DNA में होना चाहिए था एडेनिन ग्वानिन को, जबकि हो गए हमारे यहाँ पे
प्यूरिन एंटागोनिस्ट, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से हमारा फॉल्टी न्यूक्लिक एसिड मतलब कि हमारा फॉल्स कह सकते हो डीएनए या फिर आरएनए बन जाएगा, जिसकी वजह से लीडिंग टू डिसफंक्शनल और इनकम्प्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो नहीं पाएगी क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाया, विच इनहिबिट्स द सेल एबिलिटी टू फंक्शन प्रॉपरली, जिसकी वजह से सेल की जो फंक्शन करने की एबिलिटी है वो यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगी। दे ऑल्सो इंटरफेयर्स विथ आईएमपी डिहाइड्रोजनेस। आईएमपी डिहाइड्रोजनेस मतलब ये हमारा एक एंजाइम होता है जो कि हमारे आइनोसिनिक मोनोफॉस्फेट या फिर आइनोसिनिक एसिड को, देखिए थोड़ा सा आप लोग को इसके लिए ना हमारे डीएनए और आरएनए मतलब कि सॉरी ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनके मतलब कि इनकी सिंथेसिस की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ये कैसे बनते हैं। अब इतना डिटेल में तो आप लोग जाओगे नहीं, तो सिंपली समझो हमारा ये जो एडनिन और ग्वानिन है ये हमारे यहाँ पे बनते हैं आईएमपी के कन्वर्जन से, ठीक है। तो आईएमपी का कन्वर्जन होता कब है, ये तब होता है जब हमारा आईएमपी डिहाइड्रोजनेस एंजाइम काम करता है। तो ये क्या करते हैं, ये इसके साथ भी इंटरफेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा आईएमपी है आइनोसिनिक मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ये हमारा एडनिन और ग्वानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इसकी सिंथेसिस भी स्टॉप हो जाती है। तो देखिए वही चीज़ है, या तो ये इसकी सिंथेसिस को बंद कर देंगे या तो ये इसकी जगह जो है खुद जाके कॉम्पीट करके हमारा अटैच हो जाएंगे और हमारी डीएनए को खराब कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग देखें तो प्यूरिन एंटागोनिस्ट क्या होता है, सबसे पहले अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हमारा डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में डीएनए स्ट्रैंड्स की ब्रेकेज हो जाती है और डीएनए सिंथेसिस भी रुक जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस तरीके से डीएनए सिंथेसिस भी रुक जाती है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने थर्ड क्लास की, अपने एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग्स के अंदर, जो कि हमारा जाता है पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट। तो देखिए पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट हमारी यहाँ पे एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर ये क्लास होती है, जिसमें क्या होता है कि ये हमारे पिरिमिडीन के जैसी होती है, मतलब कि ये हमारे एक्ट करती हैं बाय मिमिकिंग मतलब कोई कॉपी करना, ठीक है। तो ये पिरिमिडीन बेस की तरह ही होते हैं दिखने में, और यहाँ पे क्या करते हैं ये जो है डीएनए आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। अब इसके अंदर हमारी 3 ड्रग आ जाती हैं, फ्लोरयूरासिल, साइटारापिन और फ्लॉक्सयूरिडेन। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए वही है कि ये हमारे जो है डी नोवो सिंथेसिस मतलब पिरिमिडीन की डी नोवो सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब इसके अंदर जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको यहाँ पे ये इनहिबिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारी जो फ्लोरोयूरासिल होती है ये हमारी थायमिडाइरेट्स सिंथेस मतलब ये हमारा एक एंजाइम होता है, इसको इनहिबिट कर देती है। अब ये जो एंजाइम है एन एंजाइम क्रूशियल फॉर कन्वर्टिंग यूरिडीन इनटू थायमिडीन अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ डीएनए। तो ये जो एंजाइम है ये हमारा क्या करता है यूरिडीन को थायमिडीन में कन्वर्ट करता है, और जब ये एंजाइम ही नहीं होगा तो क्या होगा, यूरिडीन हमारा थायमिडीन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब थायमिडीन में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारा डीएनए बनेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा डीएनए का एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है। सम पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड मतलब कि कुछ हमारे पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट डीएनए और आरएनए में भी इनकॉर्पोरेट मतलब वही है कि उसके अंदर फिट हो मतलब अटैच हो जाते हैं, ठीक है। डिसरप्टिंग नॉर्मल न्यूक्लिक एसिड फंक्शन, जिसकी वजह से नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे डिसरप्ट हो जाते हैं। बाय इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस एंड रिपेयर मैकेनिज्म दीज ड्रग्स इवेंचुअली लीड्स टू सेल डेथ स्पेशली इन रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स। और देखो इन सभी की वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली हमारी सेल की डेथ हो जाती है। तो देखिए ये हमारे कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसको आप लोग सभी इन तीनों ड्रग्स में यूज कर सकते हो। तो ये था हमारे यहाँ पे फॉलेट एंटागोनिस्ट और इसके अंदर जो भी ड्रग्स थी। बाकी अब हम लोग यहाँ पे इन सभी का कंबाइंड एमओए अगर देखें तो ज़्यादातर ड्रग्स हमारी वेल अब्जॉर्ब हो जाती हैं, और मेनली हमारा देखिए ये सब चीज़ें कुछ खास थोड़ी है, वही है कि हमारा किडनी लीवर से मेटाबोलाइज, किडनी से एक्सक्रीट, सारी दवा का यही तो होता है, आपको पता है ज़्यादातर दवाओं का यही सब होता है। एडवर्स इफेक्ट वही लगभग सिमिलर से ही है, थेराप्यूटिक जितने भी टाइप के कैंसर वगैरह होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटीबायोटिक्स के बारे में, जो कि हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं। अब देखिए एंटीबायोटिक्स का वैसे जनरली तो हमारा यूज जो है बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारी एंटीबायोटिक्स ऐसी भी देखी गई जो कि हमारे कैंसरस सेल्स को रोकने में हेल्पफुल थी, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे उन्हीं एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटीबायोटिक्स हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलती हैं, बाकी दे हैव बीन रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। मतलब रिसेंटली देखा गया कि जो एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं वो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट की तरह भी काम करती हैं, ठीक है। तो रिसेंटली इनको ऐसा पहचाना गया। बाकी ये हमारी दीज आर द क्लास ऑफ ड्रग्स नोन फॉर देयर एबिलिटी टू इनहिबिट द कैंसर सेल ग्रोथ। तो ये हमारी कैंसर सेल ग्रोथ को यहाँ पे इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में इसके अंदर हमें यहाँ पे जो है डैक्टिनोमाइसिन, डाउनोरोबिसिन, डॉक्सोरोबिसिन और ब्लियोमाइसिन के बारे में पढ़ना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने एंटीबायोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे जो इन चारों में ही यूज हो जाएगा, बाकी इसके बाद हम लोग अलग अलग तो देखेंगे ही, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स यूज्ड एंड एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट वर्क थ्रू सेवरल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक मैकेनिज्म है, ये बहुत सारे मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है। इसके अंदर कुछ हम लोग देखते हैं, जैसे पहला आ जाता है इंटरकैलेशन इनटू डीएनए। देखिए इंटरकैलेशन का भी मतलब वही है कि हमारा डीएनए के अंदर जाके ये जो है
कह सकते हो अटैच हो जाती हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स सच एज डॉक्सोरोबिसिन एंड डायनोरोबिसिन इंजर्ड देमसेल्व्स बिटवीन डीएनए बेस पेयर्स, मतलब कि डीएनए बेस के पेयर्स के बीच में जाके इंसर्ट हो जाती हैं। इंसर्ट मतलब कि कह सकते हो अपने आप को, मतलब उसके अंदर मतलब सिचुएट कर लेती है, मतलब उसके अंदर स्थापित कर लेती है, ठीक है। विच इंटरफेयर्स विथ नॉर्मल फंक्शन ऑफ डीएनए, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा नॉर्मल डीएनए फंक्शन इनहिबिट मतलब इंटरफेयर होने लगता है। दिस इंटरकैलेशन डिस्टर्ब्स डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेयर हो जाता है, ठीक है। उसका ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए का प्रोटीन आरएनए में कन्वर्ट होना भी इनहिबिट हो जाता है, लीडिंग टू सेल साइकिल अरेस्ट एंड एपोप्टोसिस। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी सेल साइकिल मतलब जो हमारी सेल है, ठीक है, वो सेल साइकिल में अरेस्ट, मतलब कि अरेस्ट का मतलब वही है कि सेल साइकिल में फंस जाती है, मतलब वो डिवीजन अच्छे से हो नहीं पाता है, और यहाँ पे एपोप्टोसिस हो जाती है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो देखिए हमारी बॉडी में ना एक मैकेनिज्म होता है एपोप्टोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो बेकार सेल्स हैं वो यहाँ पे हमारी बॉडी खुद ही उनको मार देती है। लेकिन कैंसर में क्या होता है, देखिए कैंसरस सेल्स भी हमारी बॉडी के लिए अच्छी तो होती नहीं है, बेकार सेल्स होती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा कर देती है कि ये एपोप्टोसिस से बच जाती हैं, स्केप कर जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब ये इंटरकैलेशन हो जाता है तो यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उनको किल करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ना इसका सेकंड मैकेनिज्म होता है हमारा इनहिबिशन ऑफ टोपो आइसोमरेज। तो देखिए यहाँ पे टोपो आइसोमरेज क्या होता है, इन एडिशन टू इंटरकैलेशन, यानी इंटरकैलेशन के अलावा ये हमारे टोपो आइसोमरेज सेकेंड 2, मतलब कि टोपो आइसोमरेज 2 हमारा एक एंजाइम होता है, उसको भी इनहिबिट कर देती हैं। और ये जो एंजाइम है ये हमारा जो है डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, तो इसको भी यहाँ पे इनहिबिट कर देती है। दिस इनहिबिशन कॉजेज डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेकेज। अब इस इनहिबिशन की वजह से क्या होता है कि हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है, और वो जो उनका रिपेयर प्रोसेस होता है वो यहाँ पे इम्पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सेल डेथ हो जाती है। अब थर्ड मैकेनिज्म इसका हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो ये हमारे कुछ फ्री रेडिकल्स, मतलब कि फ्री रेडिकल्स आप लोग समझ रहे होंगे जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनका फॉर्मेशन भी कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंटीबायोटिक्स सच एज ब्लियोमाइसिन, मतलब कि कुछ हमारी एंटीबायोटिक जैसे हमारा ब्लियोमाइसिन क्या होता है, हमारे फ्री रेडिकल्स जनरेट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे डीएनए में एक ऑक्सीडेटिव डैमेज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग टू सिंगल एंड डबल स्ट्रैंड ब्रेकेज, जिसकी वजह से डीएनए का जो स्ट्रैंड्स हैं उनके अंदर यहाँ पे ब्रेकेज देखने को मिलने लगता है। दिस डैमेज इनहिबिट्स द डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन रिजल्टिंग इन सेल डेथ। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ना डीएनए अच्छे से रेप्लिकेट हो जाता है, ना वो आरएनए में कन्वर्ट हो पाता है, और सेल डेथ हो जाती है। और फाइनली यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग, मतलब वही है कि डीएनए के जो बेस हैं वो यहाँ पे क्रॉस लिंक हो जाते हैं, यानी एटनिन या तो हमारा ग्वानिन से लिंक हो जाएगा, मतलब जो क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, ठीक है। जो तो ये थे हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो कि हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करे जाते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इनके फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स की बात करें तो ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट हमारा वही हेयर लॉस वगैरह है, स्किन रैशेज, लंग टॉक्सिसिटी। थेराप्यूटिक यूज की बात करें तो हमारा जो भी टाइप का कैंसर है, ओवेरियन, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ये सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। तो देखिए प्लांट प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारे सिंपल से वो एजेंट्स होते हैं जो कि नेचुरली ड्राइव होते हैं, ठीक है, यानी प्लांट से इनको ड्राइव किया जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए वही है कि हमारा जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे बहुत ही वेरियस मैकेनिज्म से काम करते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा देखिए इसके लिए भी आप लोगों को सेल साइकिल थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सेल डिवीजन, देखिए जैसा हम लोगों ने देखा था कि सेल डिवीजन के अंदर 2 फेज होते हैं, इंटरफेस और एम फेज। अब इंटरफेस के अंदर 3 फेज होते हैं, G1 फेज, G2 फेज, S फेज, ठीक है। बाकी अगर हम लोग एम फेज की बात करें, एम फेज, तो इसमें आप लोग देखिए जो एम फेज है इसके अंदर हमारे 2 स्टेप होते हैं, कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। देखिए कार्योकाइनेसिस में होता है हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि जो हमारा एक सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर दोनों सेल्स में चला जाता है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दोनों सेल में चला जाता है। तो देखिए अगर हम लोग इस कार्योकाइनेसिस की बात करें तो इसके अंदर भी 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो देखिए ये अगर हम लोग अपने इस मेटाफेज की बात करें, मेटाफेज, तो मेटाफेज में होता क्या है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो वो मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस पूरा गायब हो जाता है और यहाँ पे क्रोमोसोम्स मतलब थोड़ा सेंटर में अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब सेंटर में आ जाते हैं। और ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। माइटोटिक स्पिंडल हमारे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ये हमारा बना होता है हमारे जो है हमारे ये हमारा बना होता है हमारे इस माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। तो ये जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही अपडेटेड फॉर्म होते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं।
तो होता क्या है, ये माइटोटिक स्पिंडल ना ये हमारे फर्दर जो है इन क्रोमोसोम्स को सेंटर में अलाइन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये इनके साथ जो है फाइबर के साथ मतलब एक कह सकते हो इनको सेंटर में अलाइन करने का काम करते हैं। तो मतलब ये हमारा मेटाफेस में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझना। तो होता क्या है कि ये जो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हमारा विन ब्लास्टिन और विन क्रिस्टिन हो गया, ये हमारा इनहिबिट कर देते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन इनटू माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो देखिए हमारा एक ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, तो यही हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स में पॉलीमराइज होकर कन्वर्ट होता है। तो ये इनहिबिट कर देते हैं, मतलब ये ट्यूबुलिन को माइक्रोट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट ही नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसरप्टिंग द स्पिंडल फॉर्मेशन, जिसकी वजह से ये जो हमारा माइटोटिक स्पिंडल है ये हमारा बन ही नहीं पाता है। और जब ये बनेगा नहीं तो ये सेंटर में इसको अलाइन नहीं कर पाएगा, और जब ये सेंटर में अलाइन नहीं होगा तो देखिए इसके बाद जो हमारा एनाफेस होता है, मेटाफेस के बाद, इसमें क्या होता है, ये जो हमारे डीएनए मतलब सॉरी ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे अलग हो जाते हैं। मतलब इनमें से देखिए ये 4 इधर आ जाते हैं 4 उधर, ठीक है। तो ये नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे जब ये माइटोटिक स्पिंडल ही नहीं बनेगा तो ये चारों अलग कैसे होंगे। तो वही चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारा सेल डिवीजन ब्लॉक हो जाता है। ड्रग्स सच एज एटोपोसाइड इनहिबिट्स द टोपोआइसोमरेज 2 एन एंजाइम क्रूशियल फॉर डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेकेज एंड सेल डेथ। तो वही चीज़ है यहाँ पे टोपोआइसोमरेज 2 को भी यहाँ पे ये इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं। बाकी तो ये थे हमारे यहाँ पे प्लांट प्रोडक्ट्स जिनका यूज हम लोग यहाँ पे एंटी कैंसर एजेंट्स की तरह करते हैं। बाकी यहाँ पे इनके फार्माकोकाइनेटिक्स और एडवर्स इफेक्ट थेरापेटिक आप लोग देख लीजिएगा। और इस तरीके से हमारी यूनिट 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।